हाय एवरीवन, एग्ज़ाम आ गया है, तैयारी अभी शुरू नहीं हुई और बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं सिलेबस को लेके। और बहुत सी रिक्वेस्ट थी कि मैम वन शॉट वीडियो लेके आएँ जिसमें आप एक ही बार में सारा सिलेबस कवर करा दें। तो हेयर आई एम विद द वन शॉट वीडियो ऑफ द फुल सिलेबस ऑफ क्लास 12 CBSE सेशन 24-25। अब सबसे पहले आप लोगों ने एक कॉपी और पेन लेके साथ में बैठना है, क्योंकि आपको जो मैं बोलूँगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो मेन कन्फ्यूजन है सिलेबस को लेके कि हमारे फाइन आर्ट्स में 4 ब्रांचेज हैं आगे, जिसमें हम पेंटिंग पढ़ते हैं, कुछ बच्चों ने अप्लाइड या कमर्शियल रखा होगा, कुछ ने ग्राफिक्स और कुछ ने स्कल्पचर। तो सबका सिलेबस सेम है। सो अगर मैं पेंटिंग का सिलेबस बोलती हूँ तो दैट मीन्स वो कमर्शियल का भी सिलेबस है और ग्राफिक्स का भी है। सो ये चीज़ भी अपने आप में क्लियर कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस ऑफ सेशन 24-25 एंड आई गारंटी यू कि अगर आप ये वीडियो ध्यान से मेरे साथ बैठ के सुन लेंगे तो 50% सिलेबस तो अभी के अभी ही आपको क्लियर हो जाएगा और रेस्ट जो 50 रह जाएगा वो थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम से भी जितनी होंगी वो दूर हो जाएंगी। सो क्लास 12 CBSE पेंटिंग, अप्लाइड कमर्शियल आर्ट, ग्राफिक्स और स्कल्पचर्स। सो फर्स्ट हम सिलेबस समझे। हमारा जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। अब यूनिट 1 में मिनिएचर स्कूल्स हैं जो 10 मार्क्स का हमें आता है और यूनिट 2 भी मिनिएचर स्कूल्स हैं अगेन फॉर 10 मार्क्स। तो आप ये चीज़ देखें कि हमारे सिलेबस में मिनिएचर स्कूल्स जो हैं वो कितना वेटेज रखे हुए हैं। 20 मार्क्स का पेपर हमें मिनिएचर स्कूल्स में से आएगा और रेस्ट 10 मार्क्स का पेपर जो है वो बंगाल स्कूल, मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट में से रहेगा, जिसमें हमारे जो टॉपिक्स कवर होंगे उसमें रहेगा बंगाल, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन नेशनल फ्लैग एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। और यूनिट 1 में हमारा राजस्थानी एंड पहाड़ी, यूनिट 2 में हमारा मुगल एंड डेक्कन स्कूल रहने वाला है। अगर हम यूनिट 1 अब शुरू करते हैं तो चैप्टर 1 हमारा मेन स्कूल आएगा राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। बहुत सी वीडियोस हमने अलग अलग चैप्टर पे बनाई हैं, बहुत डिटेल्ड में बनाई हैं। जो वो बच्चे वहाँ से देखना चाहें वो भी कर सकते हैं, बट वन शॉट वीडियो में उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना हमें सिलेबस के लिए रिक्वायर्ड है, या शॉर्ट में आपको थोड़ा क्रिस्प आप कहें कि नोट्स जिस तरह से मैं दे सकती हूँ वो मैं इसमें आपको प्रोवाइड करूँगी। सो यूनिट 1 चैप्टर 1 मार्क्स वेटेज 5 राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। कोई भी चैप्टर आपको करना है तो सबसे पहले हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। देखें, चैप्टर पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चंस का फॉर्मेट पता होना चाहिए। हमें या तो MCQs आ रहे हैं, या हमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, या हमें रहेगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन, या सब पार्ट्स में 3 मार्क्स के 2 सब पार्ट्स रह सकते हैं एक क्वेश्चन के। सो हमें अगर कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें पढ़ना है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, सेकेंड हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स और थर्ड हमको पढ़ना है उसकी पेंटिंग्स। सो ये हमें बहुत ध्यान से लर्न करनी है चीज़ें। सो सबसे पहले ओरिजिन एंड डेवलपमेंट अगर हम पढ़ें तो उसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा 16th to 19th सेंचुरी AD, ये टाइम पीरियड है। और 3 मिनिएचर स्कूल्स का सेम टाइम पीरियड है 16 to 19th। अगर ये ईयर किसी को लर्न नहीं होता तो मैंने पहले भी एक टिप्स में अपने बोला था कि आप 10th में किस एज ग्रुप में थे तो 16, तो वहाँ से याद रख लीजिएगा कि 16 to 19th का ये टाइम पीरियड है। और फिर हम बात करते हैं कि राजस्थानी पे इन्फ्लुएंस किस चीज़ का था। तो राजस्थानी जो था ना, इट्स प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन ट्रेडिशन इंक्लूडिंग इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट, इंडियन एपिक्स, लव पोइट्री, फोक आर्ट एंड म्यूजिकल थीम्स। सो बेसिकली ये जो स्कूल था ना, ये टोटली प्योर इंडियन आर्ट था। इंडिया के ही एपिक्स, इंडिया की ही स्टोरी, इंडिया के ही रिलीजन, इस सब पे ये बेस्ड था। और लेटर ऑन इस पे इन्फ्लुएंस मुगल्स का आया है। सो लेटर इन्फ्लुएंस्ड फॉर मुगल स्टाइल ऑल्सो। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहता है थीम्स। थीम्स होते हैं सब्जेक्ट मैटर, कि अब हम पढ़ें। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि 16 to 19th सेंचुरी का इसका टाइम पीरियड है। इसको राजपूताना स्कूल भी कहा जाता है क्योंकि राजपूत राजाओं के अंडर ये डेवलप हुआ था, और प्योर इंडियन स्कूल भी कहा जाता है इसको। बट लेटर ऑन मुगल का इन्फ्लुएंस इस पे आया था ड्यू टू चेंज पॉलिटिकल कंडीशंस। सो थीम्स में आता है कि किन टॉपिक्स पे पेंटिंग्स बनी है। तो प्राइमरीली अगर हम जो देखें तो मेन जो थीम्स निकल के आते हैं वो है रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल।
रिलीजियस होता है, जो भगवान या देवी देवताओं के ऊपर जितने भी थीम्स बने हैं, जिसमें आता है भक्ति थीम, रामायण महाभारत, भगवत पुराण या शिव पुराण पे और दुर्गा महात्म्य पे पेंटिंग्स बनी हैं। फिर आता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल होता है जो राजे महाराजों से रिलेटेड स्टोरीज या उनके इलास्ट्रेशंस रही हों। सो इसमें उन्होंने क्या क्या बनवाया है, किंग्स एंड क्वींस, उनकी डेली एक्टिविटीज़ हो गई, कोर्ट सीन हो गए, हिस्टोरिक मूवमेंट्स हो गई, हंटिंग सीन हो गए, वॉर्स एंड विक्ट्रीज हो गई, डांस, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, पिकनिक्स एंड वेडिंग प्रोसेशंस। सो अपने हर तरह का जो भी उनके डेली रूटीन होता था, तो उसमें जो जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो उन्होंने, जैसे हम एल्बम्स तैयार करते हैं, जैसे हम फोटोग्राफ्स खींच के रखते हैं, तो उन्होंने ये पेंटिंग्स बनवा के अपनी एल्बम्स बनवाई थी। लिटरेरी होती हैं जो लिटरेचर पर बेस्ड हो, मतलब लिटरेचर कोई भी पोइट्री के ऊपर उसकी इलास्ट्रेशन बनाना। अब इसमें दो तरह का काम हुआ है, डिवोशनल भी हुआ है, रोमांटिक भी हुआ है। सो आर्ट वर्क बेस्ड ऑन लिटरेचर इंक्लूडिंग रोमांटिक एंड डिवोशनल पोइट्री लाइक गीत गोविंद, रस मंजरी, रसिक प्रिया एंड कवि प्रिया। सो इन पे पेंटिंग्स बनी हैं। इसके अलावा रागमाला पेंटिंग जो है वो भी इसका बहुत एक मेन थीम, हम प्राइमरी थीम कंसिडर कर सकते हैं राजस्थानी पेंटिंग्स का। रागमाला पेंटिंग्स होती हैं रागों की माला। जिस तरह से आप कहें कि इमोशंस एसोसिएटेड विद द राग्स विच कैन बी फेल्ट थ्रू सिंगिंग और प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग। जो राग गाने या बजाने से जो इमोशन हमें महसूस होती है वो उन इमोशंस को पेंटिंग के थ्रू दिखाया गया था। सो आप बेसिकली समझें कि म्यूजिकल नोट्स के ऊपर ये पेंटिंग, सिंबॉलिक पेंटिंग्स बनी है सिंपल वे में। सो दीज पेंटिंग आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रागाज इन ह्यूमन फॉर्म। 12 मासा, 12 मीन्स 12, मासा मीन्स मंथ्स। सो 12 मंथ्स के ऊपर जो पेंटिंग्स बनी हैं उनको 12 मासा पेंटिंग कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इसके सब स्कूल्स कौन कौन से थे। तो सब स्कूल में आते हैं मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। सो ये 6 स्कूल्स हैं जो सब स्कूल हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको लर्न करने में दिक्कत होती है तो जैसे MBKJJB, तो ये भी आप शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं, सो दैट इससे आपको याद रहेगा। और ये जो टेबल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें आप देखें मेवाड़ के नीचे लिखा हुआ है मारू रागिनी, किशनगढ़ के नीचे है राधा बनी ठनी, जिसकी जो पेंटिंग आपके सिलेबस में है वो नीचे दी गई है, बट बूंदी की नहीं है। राजा अनिरुद्ध सिंह हारा पहले होती थी, इस साल सिलेबस में ये पेंटिंग नहीं है। सो फिलहाल मारू रागिनी, राधा बनी ठनी, भरत मीट राम एट चित्रकूट, चौगन प्लेयर एंड कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग्स इसमें हैं। अब हम पहली पेंटिंग पढ़ें कि मारू रागिनी, इसमें क्या बना है और इन पेंटिंग्स को हमने किस तरीके से लर्न करना है। तो देखें, हमें क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, हमें क्वेश्चंस में से ये भी पूछा जाता है कि उनका अटायर कैसा है, बैकग्राउंड्स कैसी हैं, कितनी फिगर्स बनी हैं, किस तरह से सीन का डिपिक्शन है, किस थीम के ऊपर बना है। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें याद करनी है। अब याद कैसे रह सकती हैं, सबसे पहले विजुअली देखें। आप विजुअली इन चीज़ों को समझें कि हमने जो चीज़ देख लेते हैं ना वो कभी भूलता नहीं है। तो जब मैं ये समझा रही हूँ तो आपने पेंटिंग को बहुत ध्यान से देखना है। तो कुछ पॉइंट्स, ये जो हम टाइटल, आर्टिस्ट, सब स्कूल, मीडियम, कलेक्शन, इसको हम टेबल कहते हैं अपनी आर्ट की लैंग्वेज में। सो ये टेबल आपकी बुक्स में पीछे भी बने होंगे जहाँ माइंड मैपिंग के लिए दे रखा है, और ये मैंने आगे भी कहा है कि आप लोग अपने पास एक टेबल बना के रखें कि आप उनमें से ये सब पेंटिंग्स लर्न करेंगे, नेम्स एंड ऑल। सो ये जो फर्स्ट पेंटिंग है मारू रागिनी, ये साहिबदीन की बनी है, मेवाड़ इसका सब स्कूल है। मीडियम एंड टेक्निक में वाटर कलर टेम्परा कलेक्शन, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सो वाटर कलर टेम्परा भी सबका सेम है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली भी सबका सेम है। सो ये बिना सोचे समझे आपने ये सब मिनिएचर्स में इस तरह से लिख जाना है। कलेक्शन 2-3 पेंटिंग्स की चेंज है लेकिन बहुत कम है, वो आप अलग से कर सकते हैं। बाकी सब में आप नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली लिख के जा सकते हैं। सो सबसे पहले हम इस पेंटिंग का थीम या सब्जेक्ट मैटर पढ़ेंगे कि ये पेंटिंग किस टॉपिक पर बेस्ड है। तो ये जो है, जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, मारू रागिनी, तो रागिनी वर्ड क्या है, अभी मैंने बोला रागमाला सीरीज, तो वहीं से आपको क्लियर हो जाता है कि ये रागमाला सीरीज पर पेंटिंग बनी है। और उसके अलावा फोकलोर, ढोला मारू, मतलब उनकी लोक कथा पर आधारित है। जो ढोला मारू की एक लोक कथा है राजस्थान में, उसके ऊपर ये पेंटिंग बेस्ड है। वर्टिकल पेंटिंग है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और मिनिएचर डिपिक्ट द लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू विच इज़ वेरी वेल नोन इन राजस्थान।
नेक्स्ट है हमारा कॉम्पोजिशन या डिस्क्रिप्शन। अब बहुत बुलेट पॉइंट्स में मैं यहाँ समझा रही हूँ आपको कि इसमें क्या क्या बना है। आप ध्यान से देखें तो ये वर्टिकल पेंटिंग है, किंग एंड क्वीन राइडिंग ऑन द कैमल आपको दिख रहे होंगे। 2 मेल एस्कॉर्ट्स आर रनिंग अलोंग द, साथ में ये दोनों घूम रहे हैं, ये साथ जा रहे हैं। 1 मेल अटेंडेंट इज लीडिंग द कैमल, ये इसके आगे है। अ हंटिंग डॉग इज ऑल्सो देयर, ये यहाँ पे दिख रही है इमेज। कैमल इज वेल डेकोरेटेड, आप इसका ऑर्नामेंटेशन देखें, वेल डेकोरेटेड एंड इन फुल एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म देखें, मूवमेंट में है, एक रिदमिक फॉर्म में वो एनिमल एनाटॉमी बनाई गई है। कैलीग्राफी इज रिटन ऑन द टॉप, डीप ब्लू स्काई ये दे रखा है, एंड येलो एंड ग्रीन बैकग्राउंड है। सिर्फ ये आपको लिखना है। अब बच्चा अगर हम इस पेंटिंग को ध्यान से देख लें तो मुझे आप बताएं कि इसमें कोई रट्टा मारने की ज़रूरत तो है नहीं, आप वैसे भी लिख के जा सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, एक किंग एंड क्वीन कैमल पर हैं, 2 अटेंडेंट आगे खड़े हैं, एक अटेंडेंट कैमल के आगे भाग रहा है, एक रनिंग डॉग वहाँ पे दिखाया है, और कैमल को बड़े एंथुजियाज्म में दिखाया गया है, एक रिदम में दिखाया गया है। और इससे भी ज़्यादा डिटेल में अगर आप जाना चाहें तो आप गारमेंट्स के ऊपर लिख सकते हैं कि ब्यूटीफुली डेकोरेटेड या डिज़ाइनिंग गारमेंट्स की हुई है, और जिस तरह से अटायर वो लोग राजस्थानी पहनते थे वही यहाँ पे दिखाया है। डीप ब्लू स्काई है, बैकग्राउंड आप देखें कि ग्रेडेशन टाइप में दिखाया गया है। कैलीग्राफी इनका ज़रूर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट होता था। ज़्यादातर हम मेवाड़ की पेंटिंग्स में देखते हैं कि येलो बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर की कैलीग्राफी दी जाती थी, तो ये यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रही है। सो वो सेम फीचर यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। और अब एक और टर्मिनोलॉजी जो हमें पेपर में आती है वो है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, मतलब हमें इस पेंटिंग से क्या शिक्षा मिलती है। सो वो भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, और आजकल हर बुक्स में दे भी रखा है ये आपको पॉइंट। ब्यूटीफुल एंड सब्टल डिपिक्शन ऑफ द रॉयल कपल्स, लव एंड डिवोशन टू वन अनदर, ये भी लिख के जा सकते हैं। गुड बिहेवियर एंड कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द अटेंडेंट्स टू द रॉयल फैमिलीज वेल बीइंग। सो ये जो अटेंडेंट्स हैं उनकी ड्यूटी के ऊपर भी कि कमिटमेंट फॉर देयर ड्यूटी, तो ये भी आप लिख के जा सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल पेंटिंग है, रागमाला के ऊपर बेस्ड है। और नेक्स्ट हम पेंटिंग की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो पेंटिंग है हमारी राधा बनी ठनी, वेरी फेमस पेंटिंग। इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने पोस्टल स्टैम्प भी इशू किया है, एंड इट्स अ पोर्ट्रेट काइंड ऑफ थिंग। बहुत बार पेपर में आता है कि कोई एक पेंटिंग लिख के जाएं जिसके अगेंस्ट फ्लैट बैकग्राउंड हो, तो बहुत बार बच्चा गलती कर लेता है कि इस पेंटिंग को उसमें कंसिडर कर देता है। ये पेंटिंग उसमें नहीं आएगी क्योंकि ये पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट की ऑलमोस्ट बैकग्राउंड फ्लैट ही होती हैं। फ्लैट बैकग्राउंड्स यूज्ड इन द पेंटिंग्स का मतलब है कि कोई कॉम्पोजिशन बनी है तो क्या उसमें फ्लैट बैकग्राउंड है। सो वो पेंटिंग है हमारे सिलेबस में चौगन प्लेयर। सो आपको अगर ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन एग्जाम में तो उसमें आपने चौगन प्लेयर को रेफर करना है, ना कि राधा बनी ठनी को। ये लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन था और बहुत बच्चे मैंने चेकिंग में देखा था, बोर्ड चेकिंग में ये गलती करके गए हुए थे। So next painting is titled Radha Bani Thani, artist Nihal Chand, Sub School Kishangarh, Medium and Technique, Watercolor Tempera Collection, National Museum, New Delhi। अब इस पेंटिंग को आप ध्यान से देखें, इसका थीम क्या है, एक आइडियल पोर्ट्रेचर है ये। कोर्ट डांसर ऑफ किंग सावन सिंह, किशनगढ़, नेम्ड बनी ठनी। सो ये किशनगढ़ के किंग जो थे सावन सिंह, उनके उन्होंने इसका ये कमीशन वर्क दिया था और ये बनवाई थी पेंटिंग। उनकी कोर्ट डांसर थी जिसको लेके एज अ मॉडल उसको लिया गया था और ये पेंटिंग बनाई गई थी। अब इस पेंटिंग में देखें प्रोफाइल फेस है। प्रोफाइल फेस में होता है कि मतलब ये जो साइड पोज दिखाया गया है। सो प्रोफाइल फेस पीच कलर का फेस है, यस। इलोंगेटेड आईज, आप देखें कि आंखें कितनी लंबी बनाई गई हैं। हाई स्लोपिंग फॉरहेड, आप माथे पे देखें। पॉइंटेड लॉन्ग नोज, थिन रेड लिप्स, लॉन्ग कर्ली हेयर, बालों को भी देखें। एंड लॉन्ग ब्यूटीफुल कार्व्ड फिंगर्स, फिंगर्स को ध्यान से देखें तो बहुत अच्छा टेपरिंग फिंगर्स बनाई गई हैं, बहुत ही सुंदर मतलब आप इसका कहें कि अनॉटमी दिखाई गई है। डेलीगेटली होल्डिंग द एज ऑफ द ओढ़नी एंड 2 लोटस बर्ड्स, एक हाथ से उसने ओढ़नी पकड़ी है अपना दुपट्टा और एक हाथ में 2 लोटस बर्ड्स पकड़े दिखाए हैं। ओढ़नी जो है वो ट्रांसपेरेंट है, दुपट्टा आप देखें यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इज देयर। एंड गवर्नमेंट हैज इशूड द पोस्टल स्टैम्प विद दिस पेंटिंग। सो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पेंटिंग को इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है। सो वो भी आप एक चीज़ का ध्यान रखना। ह्यूमन लाइफ वैल्यू की अगर इस पेंटिंग की बात करें
तो एन इमेज ऑफ फीमेल ऑरा एंड स्टडी ऑफ कंपोज्ड एंड एट ईज नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू ज़्यादातर उस पेंटिंग की आएगी जिसमें से कुछ ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकल रही होगी। सो ये एक जनरल पोर्ट्रेचर है, बहुत खूबसूरती भरा आर्ट है। सो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू पूछी जा सकती है। सो नेक्स्ट पेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ राजस्थानी, भरत मीट राम एट चित्रकूट। आर्टिस्ट गुम्मन, सब स्कूल जयपुर, मीडियम एंड टेक्निक, वाटर कलर टेम्परा, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अब इस पेंटिंग को ध्यान से देखें, नंबर ऑफ फिगर्स आर देयर और ये 49 फिगर्स हैं इस टोटल पेंटिंग में। सो वेरी क्राउडी कॉम्पोजिशन इज दिस। एंड इसमें आप एक चीज़ को ध्यान दें कि रेपिटेटिव ऑफ या रेपिटेशन ऑफ फिगर्स, मतलब श्री रामचंद्र को भी बहुत बार बनाया गया है। यहाँ पे, यहाँ हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। तो मल्टीपल एपिसोड्स इन सिंगल पेंटिंग इस पेंटिंग का स्पेशल फीचर है कि नरेटिव जो पेंटिंग है वो ये वाली पेंटिंग है, मतलब एक ही पेंटिंग में सिंगल 9 एपिसोड्स दिखाए गए हैं। अब ये इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, जैसे भरत मीट राम एट चित्रकूट, जब श्री रामचंद्र जी का नाम आ गया तो आपको क्लियर हो गया कि ये रिलीजियस थीम पे है। एपिक ऑफ रामायणा पे बनाई गई है। द सीन डिपिक्टेड इज फ्रॉम द एपिक ऑफ रामायणा व्हेन भरत कम्स टू चित्रकूट टू मीट राम अलॉन्ग विद हिज 3 मदर्स एंड गुरु। तो जब वो अपने भाई को वापस ले जाने के लिए अयोध्या आए थे अपनी माताओं के साथ और गुरु के साथ, तो ये उस टाइम का ये सीन दिखाया गया है। इन अ सिंगल सीन सेवरल एपिसोड्स हैव बीन डिस्प्लेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना आप लोगों ने कि इसमें अलग अलग एपिसोड्स दिखाए गए थे। अब कौन से एपिसोड्स हैं सुने, और अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं ना तो नोट भी कर लें। सिंगल कॉम्पोजिशन 9 सीन्स, 9 सीन्स दिखाए गए हैं एक सिंगल पेंटिंग में। 49 फिगर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब फर्स्ट सीन में क्या है, मदर्स आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट, आप इधर से आते देखें ये मदर्स आ रही हैं। राम सीता लक्ष्मण आर ग्रीटिंग देम, ये उनको मिल रहे हैं। कैकेयी इज एम्ब्रेसिंग राम, ये थर्ड सीन हो गया। राम इज टचिंग द फीट ऑफ कौशल्या, ये इनके पाँव छू रहे हैं। फिफ्थ, सीता इज शोन टॉकिंग टू कौशल्या, अब सीता माता को इनके साथ बैठे बात करते दिखाया गया है। राम इज शोन लाइंग ऑन द फीट ऑफ हिज गुरु, अब ये इनके गुरु के चरण स्पर्श करते हुए दिखाया गया है, उनके पास बैठे हैं। 7th, राम फेंट्स आफ्टर हेयरिंग अबाउट द डेथ ऑफ हिज फादर, अब उनको जब ये पता चला कि दशरथ जी की मृत्यु का जब उनको न्यूज़ मिली तो वो इधर फेंट होते हुए दिखाए हैं। सो ये वाला वो सीन है। राम सिटिंग एंड डिस्कसिंग समथिंग विद हिज गुरु, अब ये जो बैठे हैं ये उनको ये डिस्कस कर रहे हैं। राम लक्ष्मण एंड सीता आर बिडिंग गुड बाय टू एवरीवन, अब ये यहाँ पे सबको ये सब वापस जा रहे हैं। सो आप ये चीज़ देखें कि इस सीन में अगर हम एक ध्यान से चीज़ देखें तो यहाँ से ये एपिसोड शुरू हुआ और ये इस तरह से होते हुए ये सारा सीन ऐसे खत्म हो रहा है। तो आप ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह से मल्टीपल फिगर्स को, मल्टीपल सीन्स को एक एक में उसको बहुत क्लियरली दिखाया गया है। ये आप देखें कि जिस तरह से डिस्कशंस करते और सब करते दिखाया है। सो ये बहुत सुंदर एक चीज़ इसमें हम कह सकते हैं कि है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू अगर हम इस पेंटिंग के, तो इसका डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। और आप देखें ओबीडियंस टू एल्डर्स इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उन्होंने अपने माता के कहने पे राजपाट त्याग दिया था। वन शुड वैल्यू फॉरगिवनेस, और रामचंद्र जी ने ग्रजेस भी नहीं रखे थे, उनको जो भी था और उन्होंने फॉरगिवनेस का भी हमें प्रेरणा दी है। लव एंड रिस्पेक्ट बिटवीन फैमिली मेंबर्स, ब्रदरहुड की बात, जब भरत उनको लेने आए हैं और भरत ने भी सिंहासन नहीं एक्सेप्ट किया था। द कैपेसिटी टू पुट अदर्स हैप्पीनेस एंड कंफर्ट अहेड ऑफ योर ओन। सो ये इसकी बहुत सी ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकलती हैं इस पेंटिंग के। सो आप इनको लर्न करके जा सकते हैं। सो ये थी हमारी थर्ड पेंटिंग, भरत मीट राम एट चित्रकूट। नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ चलें, चौगन प्लेयर। वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग, लास्ट 3-4 ईयर से हर साल इस पे क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि देखें अगर हम डेक्कन की भी बात करें तो डेक्कन स्कूल जो है वो भी 5 मार्क्स का है, राजस्थानी भी हमारा 5 मार्क्स का है, तो कोई ना कोई पेंटिंग आ ही जाती है इसमें से। सो चौगन प्लेयर मतलब पोलो खेलते हुए, चौगान कह लें या चौगन कह लें, तो पोलो खेलते हुए दिखाई गई फीमेल्स। दाना आर्टिस्ट, सब स्कूल जोधपुर, मीडियम एंड टेक्निक वाटर कलर टेम्परा, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सो इसमें अगर हम सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप इस कॉम्पोजिशन को देखें तो आपको ये सर्कुलर कॉम्पोजिशन लग रहा है। इस तरह से कॉम्पोजिशन बैलेंस्ड की गई है। आप देखें कि ये 2 फीमेल्स हैं,
और ये 4 फीमेल्स हैं अलग से। अगर आप इनको बहुत माइन्यूटली इस पेंटिंग को देखें तो इनका अटायर और इनके अटायर में फ़र्क है, तो आपको बहुत क्लियरली विजिबल हो जाता है कि ये 2 प्रिंसेसेस हैं जो अपनी 4 मेड्स के साथ ये पोलो गेम खेल रही हैं। अब ये थीम में हम पढ़ेंगे, इसका है हिस्टोरिकल पेंटिंग, और इट्स अ हिस्टोरिकल पेंटिंग ऑफ 2 princesses playing polo with their 4 maids. This demonstrates the royal family's way of life and their appreciation of sports as a vital component of enjoyment. So ये आपको बहुत बार पेपर में आ जाता है कि इस पेंटिंग से मतलब कहाँ ऐसा है या कौन सी ऐसी पेंटिंग है जिसमें स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस पे है, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, या जिस वक्त पर्दा सिस्टम था वहाँ पे भी विमेंस को खेलते हुए और घुड़सवारी करते हुए या पोलो खेलते हुए दिखाया है। सो उस पेंटिंग में हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं अगर हमें किसी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब हम इस पेंटिंग को समझें तो सर्कुलर बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन, जैसे मैंने आपको समझाया कि ये इस तरह से फिगर्स हैं, 6 फिगर्स हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है ये। 6 फिगर्स 2 princesses एंड 4 maids आर प्लेइंग पोलो। ये 2 princesses हैं और ये हमारे 4 maids हैं। 6 horses 6 घोड़े यहाँ पे दिखाए हैं, 2 facing each other। अब ना एक MCQ में क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया था कि घोड़ों की पोजीशन क्या है। 2 facing each other and 4 are running in opposite direction। अब ये देखें, ये दोनों इस तरफ, ये भी इस तरफ जा रहा है और ये दोनों सेंटर की तरफ हैं। फ्लैट ग्रीन बैकग्राउंड है और कैलीग्राफी दी गई है। सो इसके ऊपर यहाँ पे चौगानबाजी ये दिया गया है इसमें, बट यहाँ पे दिख नहीं रही वो, ठीक है। बट आप इसमें एक चीज़ और नोटिस करें जो मैंने बोला था, फ्लैट बैकग्राउंड। अब फ्लैट बैकग्राउंड का बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है और ये आपने याद रखना है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसमें फ्लैट बैकग्राउंड है तो इसमें है। हल्का सा ग्रेडेशन इज देयर बट ऐसा कोई रिसीडिंग प्लेन्स नहीं है, कोई आपको ये नहीं दिख रहा कि ग्राउंड है, पीछे पर्सपेक्टिव में बिल्डिंग्स है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। और फ्लैट के अगेंस्ट वेल बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन इज देयर एंड दिस वन इज अगेन अ बिग मास्टरी ऑफ द पेंटर्स। ह्यूमन लाइफ वैल्यू इसमें क्या है, टीम वर्क एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स इन लाइफ एंड कल्टिवेटिंग अ स्पिरिट ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन। सो ये बहुत सिंपल एक अगेन, खैर हमें तो सब सिंपल ही लगती हैं, आप लोगों को भी बहुत इजी लगेंगे अगर आप एक बारी भी ध्यान से इस चीज़ को देख लेंगे। सो नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी कृष्णा ऑन स्विंग। अगेन रिलीजियस पेंटिंग क्योंकि श्री कृष्ण के ऊपर बेस्ड है। तो आप अब इन चीज़ों से ध्यान या अंदाज़ा लगाना शुरू कर दें। और बच्चा एक चीज़ और मैं कहूँगी, पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपने कभी कुछ आपको बिल्कुल भी ना आता हो। जैसे हमें कोई पेंटिंग आ गई कृष्ण ऑन स्विंग, आपको नहीं आती कि क्या पेंटिंग है, आपने कृष्ण जी का अटायर तो देखा है, कृष्ण जी का बॉडी तो पता है कि ब्लू कलर बॉडी बनाई जाती थी, मोर मुकुट पहनाया जाता था, पीताम्बर पहनाया जाता है। तो कुछ भी लिख के आए, खाली क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और हमें उन पॉइंटर्स के भी कुछ भी आप लिख देंगे तो कुछ मार्क्स ज़रूर मिल जाते हैं और खाली किसी कीमत पे बोर्ड में पेपर नहीं छोड़ के आते हैं। सो कृष्ण ऑन स्विंग, आर्टिस्ट नूरुद्दीन, सब स्कूल बीकानेर, मीडियम एंड टेक्निक, वाटर कलर टेम्परा कलेक्शन, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सो इस पेंटिंग में अगर हम थीम की बात करें तो रिलीजियस एंड लिटरेरी थीम ऑल्सो। लिटरेरी भी मैं बताती हूँ कि क्यों इसको बोला गया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि डिवोशनल पोइट्री पे भी पेंटिंग्स बनी है, तो ये डिवोशनल पोइट्री की ही इलस्ट्रेशन है। ये केशव दास की रसिक प्रिया जो एक पोइट्री है उसमें से लिया गया है और उसकी ये इलस्ट्रेशन है। दिस इज द सीन वेयर कृष्णा एक्सीडेंटली ऑफेंड्स राधा। ये माना जाता है कि ये वो सीन था जब राधा जी को उन्होंने नाराज कर दिया था या वो नाराज हो गई थी श्री कृष्ण जी के साथ, क्योंकि वो झूले पे किसी और को लेके बैठ गए थे। तो हुज रियल लव कुड नेवर अलाउ एनीवन टू बी क्लोज टू कृष्णा। सो ये उस चीज़ का एक एपिसोड है। बट आप एक चीज़ और ध्यान से देखें, ये तो है ही है, बट एक कमाल की बात देखें कि ये एक इंडोर सीन है और ये आउटडोर सीन है। एक ही पेंटिंग में 2 सीन्स हैं और आप देखें इसकी डिवीजन कैसे की गई है। ये जो माउंट बनाया गया है और इस माउंट ने इतना खूबसूरती से इसको बैलेंस कर दिया है कि ऐसे कोई डिवीजन दिख ही नहीं रहा कि ये अंदर का सीन है और ये बाहर का सीन है। ऐसे वेल बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन इसको बना के हमें दिखाई गई है। आप देखें ये इंडोर बालकनी का कितना डिटेल्ड है, आप ये चीज़ देखें, ये देखें, ये कार्विंग देखें, झूला देखें, ये सब इंडोर है। और ये देखें ये ट्रीज वगैरह का काम, ये सब आउटडोर है। तो बट कितना बैलेंसिंग है इसमें। अब हम पेंटिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यस वी हैव सीन।
Indoor and outdoor, yes, indoor, outdoor. Upper part Krishna sitting on a hexagonal swing. Hexagonal swing है. राधा इज सिटिंग इन अ बालकनी, राधा जी बालकनी में बैठी हैं. लोअर पार्ट कृष्णा इज सिटिंग, आप इधर एक बोअर के नीचे दिखाए गए हैं और राधा जी को दूसरे ऐसे झाड़ियों के नीचे बैठे दिखाया गया है. और वन गोपी इज स्टैंडिंग इन बिटवीन. बोथ आर सिटिंग ऑन रेड कार्पेट एंड स्टाइलाइज ट्रीज आर देयर. ये बहुत इनका एक फेमस फीचर भी है. अगर हम कहें कि स्टाइलाइज पेड़ बनाए जाते थे, आप ये ध्यान से देखें तो हर पेड़ के पत्तों का स्टाइल अलग है, आप ये देखें. सो इन चीज़ों को स्टाइलाइजेशन कहा जाता है कि जब हम बात करें कि जहाँ पेड़ बनाए गए हैं तो हर पेड़ के पत्ते को अलग तरह से दिखाया जाना, उस चीज़ को स्टाइलाइजेशन कहा जाता है. चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे वो आप कह सकते हैं नेचर में हो, फ्लोरा फौना में हो, या आर्किटेक्चर में हो. ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करें, ह्यूमन्स कमिटमेंट टू ट्रूथ एंड फीलिंग ऑफ बिट्रेयल, जेन्युइन लव, डेडिकेशन एंड डिवोशन. सो ये हम इसमें लिख के जा सकते हैं. अब हमने जो ये पेंटिंग है, हमने चारों पेंटिंग्स पढ़ लिया. अब इसमें आप ये देखें कि एक हमारा पोर्ट्रेट है, एक हमारा जो राग रागनी पे बेस्ड है, एक हमारा जो हिस्टोरिकल चौगन प्लेयर है, और दो हमारी रिलीजियस पेंटिंग्स आ गई हैं जिसमें कृष्णा ऑन स्विंग है एंड भरत मीट राम एट चित्रकूट है. सो अब अगर मुझे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आना हो तो आप देखें, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी पेंटिंग है कि जिसमें इंडोर और आउटडोर दिखाया गया है, तो आपके माइंड में झट से आ जाएगा कृष्णा ऑन स्विंग. अगर वो कहें कि सर्कुलर बैलेंस्ड वाली कौन सी कॉम्पोजिशन है, या फ्लैट बैकग्राउंड वाली कौन सी कॉम्पोजिशन है, या कौन सी पेंटिंग है, तो आपके माइंड में एकदम से आ जानी चाहिए चौगन प्लेयर्स. और अगर पूछा जाए कि क्राउडी कॉम्पोजिशन ऑफ राजस्थान, तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए भरत मीट राम एट चित्रकूट. नरेटिव कॉम्पोजिशन ऑफ राजस्थान, भरत मीट राम एट चित्रकूट. आइडियल पोर्ट्रेचर ऑफ राजस्थानी मिनिएचर, राधा बनी ठनी. सो इस तरह से इन पॉइंट्स को याद करें. केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन तो बड़े आराम से निकल जाएंगे आपके. सो चलिए जल्दी से हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल, कि किस तरह का काम होता रहा है. और एक और चीज़ मैं समझाऊँ आपको, जैसे बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हमें क्या मेवाड़ के बारे में भी पढ़ के जाना है, सब स्कूल्स के बारे में भी पढ़ के जाना है. तो देखें, जिनका सिलेबस हो चुका है, जिनकी तैयारी फुल ऑन फुल है, वो ज़रूर एक एक दो लाइंस इन सब स्कूल्स की पढ़ लें. लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है तो ये मेरी बात माने और समझें कि राजस्थान के जो फीचर्स हम पढ़ रहे हैं ना, वो मेवाड़ के ही फीचर्स हैं, वो बूंदी के ही फीचर्स हैं. सो उन्हीं एरियाज में जो काम हुआ है वो राजस्थान का काम है. नो डाउट बूंदी में एक आधे दो फीचर्स होंगे जो बूंदी को मेवाड़ से अलग कर रहे होंगे, लेकिन इतना कंपैरेटिव स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं है +2 के लेवल पे. अब हम जल्दी से बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ. सो कैरेक्टरिस्टिक में देखें, अगर आप एक मिनिएचर स्कूल के कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेंगे ना, तो चारों चैप्टर्स में चले जाएंगे. सो पहला चैप्टर आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है. सेकंड और थर्ड फोर्थ में मैं बहुत बार कहूँगी ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, और आपको भी लगेगा ये तो मैं सुन चुका हूँ और मैं ये कर सकती हूँ. तो हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को यूँ समझना है. कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है स्पेशल फीचर्स. फीचर किसी भी पेंटिंग का, अगर आप माने कि आपको कुछ भी नहीं आता और मैं आपसे पूछूं कि एक पेंटिंग आपको दे दी है और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में बताने हैं कि मुझे बताएं, बहुत इसको अप्रिशिएट करें कि कैसे आप करेंगे. सो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि इसमें लाइंस बड़ी सुंदर लगी हैं, इसमें फिगर्स बड़ी अच्छी बनी है, रंग बड़े अच्छे भरे गए हैं. अगर आपको कुछ भी नहीं पता, फीचर्स तो यही हुए ना, कलर्स हुए, फॉर्म्स हुए, लाइन्स हुए, गारमेंट्स हो गए, एनिमल्स एंड बर्ड्स जो बने हैं. अभी तक हमने क्या पढ़ा पेंटिंग्स में? श्री रामचंद्र बने हैं, कृष्ण जी बने हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें बनी हैं, कपड़े बड़े सुंदर हैं, रंग बड़े सुंदर हैं, स्टाइलाइज्ड पेड़ बने हैं. सो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं एक तरह से. सो इन्हीं को ही आपने अपनी लैंग्वेज में लिख के जाना है. सो देखें, फर्स्ट पॉइंट हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी मिनिएचर्स में करेंगे. देखें, हमें 6 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है जिसमें 250 हम वर्ड लिमिट की बात करने हैं. तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि मुझे 250 से 300 वर्ड 300 में लर्न कर लूँ, क्योंकि अगर 300 लर्न करके जाऊँ तो 250 लिख के आएंगे. सो अगर मैं उस हिसाब से भी करूँ तो मुझे, चलिए हम 10 पॉइंट्स लर्न कर लेते हैं, ठीक है. तो उसमें से अगर मुझे 7 भी याद रह गए, 8 भी याद रह गए तो चलेगा. लीनियर ब्यूटी की लाइंस बहुत सुंदर बनी है, फ्लुएंट है, ये सब मिनिएचर स्कूल में लिख के जाएंगे आप. सॉफ्टर, रिदमिक एंड फ्लुएंट लाइंस आर देयर इन राजस्थानी स्कूल. कलर स्कीम क्या है? ब्राइट, ग्लोइंग आर यूज्ड इन हारमोनियस कंट्रास्ट.
Pure hues like red, green and yellow have been used in Rajasthani miniature. Gold and silver आर्टिस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड, बहुत सुंदर यूज़ है गोल्ड एंड सिल्वर का। कभी लाइटनिंग दिखाई है, कभी कपड़ों में दिखाया है, कभी यूटेंसिल्स में दिखाया है, कभी आर्किटेक्चर में दिखाया है, ज्वेलरी बहुत अच्छे से दिखाई गई है। सो ये सब चीज़ें, जैसे बीटल विंग ज्वेलरी की हम बात करते हैं बसौली की, सो ये सब चीज़ें आप लिख के जा सकते हैं उसमें। अब गारमेंट्स मेल एंड फीमेल हाईली डेकोरेटिव, ये तो हम देख चुके हैं कि कपड़ों का बहुत स्टाइलाइजेशन है उसमें। मेल्स ने क्या पहना है, ट्रेडिशनल कुर्ता है, पजामा है एंड राजपूत स्टाइल पटका इज देयर। और फीमेल्स क्या पहने हुए हैं, लहंगा चोली एंड ट्रांसपेरेंट दुपट्टा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्नामेंटेशन। देखें, हमने पहले बात की लाइन की, फिर हमने बात की कि कलर्स की, फिर हमने बात की जो गारमेंट्स पहने हैं फिगर्स ने, फिर हम बात करेंगे ऑर्नामेंटेशन की कि उन्होंने ज्वेलरी किस तरह से पहनी है। इयररिंग्स हैं, बैंगल्स हैं, आर्मलेट्स हैं, नेकलेसेस हैं, ऑल आर रिप्रेजेंटेड। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्वेलरी ऑफ क्वींस, प्रिंसेसेस, मेड्स एंड कोर्टियर्स मेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। डिफरेंस इन ज्वेलरी ऑफ क्वीन, प्रिंसेस, मेड्स। आप देखें कि इसमें ना एक चीज़ है कि जैसे मैंने चौगन प्लेयर आपको पढ़ाया और मैंने बोला कि ये 2 प्रिंसेसेस लग रही हैं और ये 4 मेड्स हैं। कैसे लग रही हैं, कपड़ों से। ज्वेलरी का फ़र्क है, कपड़ों का फ़र्क है, इवन घोड़े जो हैं उनका ऑर्नामेंटेशन का फ़र्क है। जो रानियों राजकुमारियों के हैं उनको ज़्यादा वो डेकोरेटिव बनाए गए हैं और मेड्स के कम डेकोरेटिव बनाए गए हैं। सो ये स्टेटस का फ़र्क इन पेंटिंग्स में भी दिखता है। डिपिक्शन ऑफ नेचर, नेचर के नाम पे ब्यूटिफुल एंड आइडियल लैंडस्केप्स बने हैं। Variety of elements like trees, plants, flowers, hills, forest and water bodies have been shown. नेक्स्ट हम बात करें तो डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर पेंटिंग में आपको ये एनिमल या बर्ड दिख जाएगा। हालांकि हमारे सिलेबस में सिर्फ 4-5 पेंटिंग्स हैं, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ओवरऑल पेंटिंग्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। सो डियर, हॉर्सेस, कैमल, स्वैन्स, काउज, एलिफेंट्स आर ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड। थीम्स का पॉइंट भी आप लिख के जा सकते हैं, बीच में आप ज़रूर ऐड करें अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक आता है। आप रिलीजियस पेंटिंग, हिस्टोरिकल पेंटिंग, लिटरेरी पेंटिंग, रागमाला पेंटिंग जो हमने डिस्कस करा है स्टार्टिंग में, उसी तरह से इलेबोरेटिव वे में आप लिख के जा सकते हैं कि रिलीजियस में किस तरह से रामायण, महाभारत, भगवत पुराण इन सब पे बना है। हिस्टोरिकल में राजा महाराजों के सब लाइव इवेंट्स को दिखाया गया है, पोर्ट्रेचर बना है। लिटरेरी में लिटरेचर है, डिवोशनल एंड रोमांटिक पोइट्री बनी है। सो रागमाला में म्यूजिकल नोट्स के ऊपर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। स्टाइलाइजेशन ऑलरेडी समझा चुकी हूं पॉइंट कि जैसे ट्रीज को मैंने बताया था कि अलग अलग पत्तों के डिजाइन में बनाया गया है, वो स्टाइलाइजेशन होता है और वो पॉइंट आपको लिख के जाना है। क्राउडी सीन, मेनी पेंटिंग्स फीचर फिगर ग्रुप टुगेदर टू डिपिक्ट मल्टीपल एपिसोड्स विद इन अ सिंगल आर्ट वर्क, जैसे कि भरत मीट राम एट चित्रकूट। सिंबलिज्म, सिंबलिज्म होता है प्रतीकात्मकता, मतलब हम किसी बात को किसी सिंबल या उसके थ्रू हम दिखाते हैं उसको। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा, बिल्ली रास्ता काट जाए जी अपशगुन होता है, या सांप दिख जाए तो इस तरह से होता है। तो ये सिंबलिज्म पेंटिंग्स में भी इन्होंने क्या किया है कि जैसे कौवे को ऊपर बिठाया है तो किसी के आने का संकेत, मोर नाचता हुआ दिखाया है तो बारिश का संकेत। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन इन पेंटिंग्स में भी है। सिंबॉलिक एलिमेंट फीचर प्रोमिनेंटली विद कलर्स एंड मोटिव्स, ऑब्वियसली कलर्स के थ्रू भी दिखाए गए हैं, मोटिव्स के थ्रू भी दिखाए गए हैं। राधा एंड कृष्णा have been depicted symbolically in the form of human, soul and God. Birds and animals are also symbolically represented, especially in Ragmala and Baramasa. रागमाला बारामासा में इसलिए क्योंकि ज़्यादातर सिंबॉलिक पेंटिंग है ही ये वाली। लार्ज पेंटिंग इन कंपैरिजन टू अदर सब स्कूल, द किशनगढ़ स्कूल फीचर स्लाइटली लार्जर पेंटिंग्स, और इनको पिचवई पेंटिंग भी कहा जाता है जो बैक कर्टन की तरह यूज़ की जाती थी। नाइट सीन्स आर पेंटेड इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे। सो ये है हमारा राजस्थानी स्कूल, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे लगता है 10 to 12 में आप 10 भी लर्न कर लेंगे तो बहुत है। सो समअप अगर हम करें 16 to 19th सेंचुरी, प्योर इंडियन आर्ट, राजपूताना आर्ट। थीम्स में अगर हम कहें रिलीजियस, हिस्टोरिकल, लिटरेरी, रागमाला एंड बारामासा। फिर हमने पढ़ा इनकी 5 पेंटिंग्स को, फिर हमने पढ़े इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स ऑल। ये चैप्टर हमारा खत्म। सो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, यूनिट 1 का 2nd चैप्टर, 5 मार्क्स वेटेज है। वेरी इजी चैप्टर, सिर्फ 2 पेंटिंग्स हैं हमारे सिलेबस में। टाइम पीरियड ऑलरेडी मैंने कहा कि हम लोगों को बहुत इजी है क्योंकि 3 का सेम है और 1 का अलग है। पहाड़ी वो स्कूल है जिसका अलग है।
सो पहाड़ी में अगर हम टाइम पीरियड को समझें तो 17 to 19th सेंचुरी एडी है। 16th राजस्थानी का था, नेक्स्ट चैप्टर है पहाड़ी, तो 17th, एक सेंचुरी आप आगे कर लें, ठीक है। 17 to 19th सेंचुरी पहाड़ी स्कूल का टाइम पीरियड है। इन्फ्लुएंस की बात करें कि किस चीज़ का प्रभाव था। अब आपने ये पढ़ा है और आपको टीचर्स ने भी समझाया होगा कि पहाड़ी स्कूल जो बना था ना, वो मुग़ल ने, जब मुग़ल्स के राजाओं ने, जब एम्परर्स थे और उन्होंने जो औरंगज़ेब आ गया था तो उसको कला में इतना रुचि नहीं था, तो बहुत से लोग वो छोड़ के और पहाड़ी रीजन में जाके छुप गए थे। और वहाँ पे उन्हीं कलाकारों ने जब वहाँ के वातावरण को देखा, उनका इन्वायरमेंट देखा, तो उससे इंस्पायर्ड हुए। तो कहीं ना कहीं वो मुग़ल का इन्फ्लुएंस है, वो राजस्थानी, क्योंकि इंडियन आर्ट तो था ही, वहीं से तो मुग़ल भी गया ना। तो आप, अगर हमको इन्फ्लुएंस लिखना हो इस पहाड़ी का, तो हम लिखेंगे राजस्थानी आर्ट, मुगल आर्ट एंड इंडिजीनस आर्ट। इंडिजीनस आर्ट होता है बिलोंगिंग टू दैट नेटिव प्लेस, कि जहाँ वो हैं उस वक़्त, या जो कलाकारों का उस वक़्त जिस इन्वायरमेंट वो थे, जिस जियोग्राफिकल कंडीशन में वो थे। सो इंडिजीनस आर्ट उसको कहा जाता है, क्योंकि हर जगह का अपना एक आर्ट होता है, ठीक है। सो इन्फ्लुएंस में ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो अगर हम पहाड़ी स्कूल के बारे में समझें तो डेवलप्ड इन हिली रीजन्स, जैसे पहाड़ों में पनपा, हिमाचल, पंजाब, वैलीज ऑफ जम्मू में ये स्कूल विकसित हुआ। और एक पॉइंट ये मैं वैसे समझा देती हूँ क्योंकि ऐसा रेलेवेंस इतना नहीं है इसमें, बट कई बार एमसीक्यूज़ का डर लगता है कि बहुत डीपर नॉलेज में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए सिर्फ समझाती हूँ कि डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी ने 1916 में इस स्कूल को दो स्टाइल में, दो भागों में बांटा था, एक नॉर्दर्न पेंटिंग और एक सर्दर्न पेंटिंग। सो नॉर्दर्न पेंटिंग में उन्होंने कांगड़ा सब स्कूल को लिया था और बाकी में उन्होंने जम्मू, बसौली, गुलेर को इसमें डाला था। सो जनरल नॉलेज के लिए है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द टाइम पीरियड एंड इन्फ्लुएंस, और उसके बाद सीधा आप थीम्स पे आ जाइएगा। जब आपको पूछा जाता है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, तो सीधा आप टाइम पीरियड लिखें, इन्फ्लुएंस लिखें और थीम्स पे चले जाएं। थीम्स आप देखेंगे तो सेम है राजस्थानी जैसे। अगर आपको राजस्थानी के याद है कौन से थे, रिलीजियस, हिस्टोरिकल, लिटरेरी, सेम थीम्स यहाँ पे भी आते हैं। तो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, दुर्गा सप्तशती पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स एंड देयर फैमिली, सीन्स ऑफ ब्रेवरी, हंटिंग सीन्स, वॉर्स एंड विक्ट्रीज हो चुका। आर्ट वर्क्स बेस्ड ऑन लिटरेचर, नायक नायिका भेद, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीरो एंड हीरोइंस, रस मंजरी, भानुदत्ता, इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ भानुदत्ता, रागमाला पेंटिंग, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ म्यूजिकल नोट्स, रागाज एंड रागिनीज, ऋतुचित्र पेंटिंग, डिपिक्शन इंस्पायर्ड बाय लोकल कल्चर, एंड बारामासा पेंटिंग, डिपिक्शन ऑफ 12 मंथ्स। अब इसमें हमारा आता है कि ये जो लिटरेरी पार्ट हमने पिछले उसमें भी राजस्थान में भी करा था, सो ये वही है, उसी का ही डिटेल डिस्क्रिप्शन। उसमें मैंने रसमंजरी, रागमाला, नायक नायिका भेदा वर्ड यूज़ करे थे, बट यहाँ पे नायक नायिका भेदा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट हम आते हैं सब स्कूल्स पर। तो यहाँ पे जो सब स्कूल्स हैं, बसौली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू मंडी, गढ़वाल, ये 5 नाम आप याद करें। और हमारे पास सिर्फ 2 पेंटिंग्स हैं, फर्स्ट कृष्णा विद गोपिस, सेकंड नंद यशोदा कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। अब हमको कैसे याद रखना है कि कौन से स्कूल्स की हैं। एक है बसौली बी और एक है कांगड़ा, बसौली, गुलेर, कांगड़ा। तो आप याद रखिएगा, पहला बसौली की है, दूसरी कांगड़ा की है। बसौली में मेन श्री कृष्ण की पेंटिंग है बड़े स्वरूप की, कांगड़ा में छोटे स्वरूप की पेंटिंग है। तो दोनों ही श्री कृष्ण पर बेस्ड हैं। नंद यशोदा कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन एंड कृष्णा विद गोपीज, दोनों ही श्री कृष्ण की लीलाओं पर बेस्ड हैं पेंटिंग्स। सो फर्स्ट पेंटिंग में अगर हम देखें, नंद यशोदा कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, जिनको तो रिलीजन का थोड़ा बहुत पता है सो उनको ये पता होगा। नंद यशोदा और उनके माता पिता थे कृष्णा जी के, और किंग्समैन होते हैं गवाले। गवालों के साथ ये वृंदावन को जाते हुए ये पेंटिंग है। आप देखें ये पूरा एक गांव का गांव आप माइग्रेट हो रहा है उस तरफ, वृंदावन की तरफ। आर्टिस्ट है नैन सुख, सब स्कूल है कांगड़ा, मीडियम एंड टेक्निक वाटर कलर टेम्परा एंड नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली।
सो अभी तक सब नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ही है। यूनिट 1 का थीम एंड सब्जेक्ट मैटर है स्टोरी ऑफ भगवत पुराण। जर्नी वाइल माइग्रेटिंग फ्रॉम गोकुल टू वृंदावन। सो इनको गोकुल से वृंदावन की तरफ जाते हुए दिखाया है। सो ये भी कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। सो हमें ये याद रखना है कि वो गोकुल से वृंदावन की तरफ माइग्रेट होते हुए दिखाए हैं। अब इस कॉम्पोजिशन में क्या दिखाया है? हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है। डिपिक्टेड लॉर्ड कृष्णा चाइल्डहुड्स टाइम। सो भगवान श्री कृष्ण को बाल स्वरूप में दिखाया गया है। नंद इज शोन सिटिंग ऑन ए बोलो कार्ट। यहाँ पे बैठे दिखाए गए हैं। फ्रिल्ड अम्ब्रेला है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यशोदा मैया को भी बैठे दिखाया गया है। इनका भी ये फ्रिल्ड आप कैनोपी टाइप कहें कि, और ये बुलो कार्ट में जाते दिखाए हैं। एक ये है और एक ये है। आसपास लोग देखें, गायें भी हैं। छोटा मोटा सामान अपने सिर पे गठड़ियाँ रख के, कोई चरखा रख के लेके जा रहा है। रोजमर्रा का छोटा छोटा ज़रूरत का सामान। और अगर आप गारमेंट्स देखें तो ये देखें डिज़ाइनिंग ऑफ गारमेंट्स। आप क्लियरली अपनी बुक में भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। सो यही सब फीचर्स ही तो हमको लिख के जाने होते हैं। नंद इज शोन सिटिंग इन ए बुलो कार्ट, येस, विद द फ्रिल्ड अम्ब्रेला क्राउन अबव। बिहाइंड हिज बुलो कार्ट यशोदा इज सिटिंग विद बालकृष्ण एंड रोहिणी इज सिटिंग विद बलराम। ये रोहिणी, ये वाला जो फिगर है आप देख सकते हैं, और उनको बलराम के साथ बैठे दिखाया है। आप देखें यहाँ 2 फीमेल्स हैं और 2 बच्चे बैठे दिखाए हैं। ऑल द किन्समैन ऑफ नंदग्राम आर ऑल्सो अकम्पनिंग टू देम। ये सब लोग भी इनके साथ जा रहे हैं टू दिस डिवाइन जर्नी विद देयर बिलोंगिंग्स, अपना सामान लेके। ऑल ह्यूमन फिगर्स आर शोन वेयरिंग ट्रेडिशनल क्लोथ्स। जो उस टाइम पे इनका पहनावा था वही बैठे दिखाया है। बैकग्राउंड रोज ऑफ ट्रीज। पीछे देखें सारे पेड़ ही पेड़ दिखाए गए हैं। सिंपल पेड़ हैं। और 2 एक पत्थर यहाँ देखें, ये रॉक्स दिखाए गए हैं, और यहाँ पे 2 बर्ड्स भी ये बनाए गए हैं। सो वो दिखाए गए हैं यहाँ पे। और क्राउडी कॉम्पोजिशन है, हम ये कह सकते हैं कि इसमें खूब सारी भीड़ दिखाई गई है। अब ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करें, लॉयल्टी एंड लव टू योर मास्टर। क्योंकि देखें अगर कष्ट श्री कृष्ण पे आया तो उनको बचाने के लिए अपने मास्टर के साथ वो सारे उस गांव को छोड़ के वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। फॉलो मास्टर्स ऑर्डर फेथफुली। लीडरशिप क्वालिटीज़ की ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए कि लोग प्यार से, भाव से आपके साथ जुड़ें। सो ये हम उस पर लिख के जा सकते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू में। नेक्स्ट पेंटिंग, वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, कृष्णा विद गोपीज। इसमें भी एमसीक्यूज आते हैं, कितनी फिगर्स हैं, किस तरह का अटायर है, बैकग्राउंड में कौन सा कलर है। सो काफ़ी हद तक, क्योंकि जैसे मैंने बोला 5 मार्क्स का पहाड़ी है तो सिर्फ 2 ही पेंटिंग्स हैं, उन्हीं में से ही तो क्वेश्चन आएंगे। सो अगर आपको ये 2 पेंटिंग्स अच्छे से लर्न आप कर लेते हैं तो 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। आर्टिस्ट मानकू, सब स्कूल बसौली, मीडियम एंड टेक्निक, वाटर कलर टेम्परा, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। इलस्ट्रेशन फ्रॉम गीत गोविंद, मतलब ये जो सीन बना है ये गीत गोविंद सीरीज बाय जयदेव, वहां से लिया गया है। इट शोज हाउ राधा एंड कृष्णा स्टोरीज एंड प्लेज सर्व एज अ सिंबल फॉर द सोल्स डिवोशन टू गॉड। सो किस तरह से ये भक्तिपूर्ण इस चित्र को बनाया गया है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट। डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें, लॉर्ड कृष्णा इन द सेंटर सराउंडेड बाय 8 गोपीज हु आर एक्सप्रेसिंग देयर लव एंड इमोशन टुवर्ड्स हिम। अब आप ध्यान से देखें तो एक बारी जनरल हम इस पेंटिंग को देखें। श्री कृष्ण सेंटर में है, 8 गोपियां बनाई गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पीछे एक ट्रीज का रो है पूरी, ठीक है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें वही स्टाइलाइजेशन दिख रहा है ना, पेड़ों को अलग अलग तरीके से बनाया गया, सब अलग अलग स्टाइल हैं। अब इसमें हमें याद क्या करना है इस पेंटिंग में कि पोजीशनिंग क्या क्या है इन फिगर्स की, बैकग्राउंड किस कलर का है, फोरग्राउंड में क्या दिखाया है और किस तरह से इनकी पोजीशन दिखाई गई है। तो हम जल्दी से ये समझें। कृष्णा इज डिपिक्टेड इन डार्क ब्लू, जैसे दिखाया जाता था उनको, येलो धोती पीताम्बर में पहने हुए और पीकॉक फेदर ऑन हिज क्राउन। सो ये मोर मुकुट पहने हुए दिखाया है। 2 गोपीज इम्प्रेसिंग कृष्णा, ये दिखाई गई हैं 2 गोपियां। 3rd टचिंग द फीट। 4th praying in standing position with her head bowed. 5th kneeling down in prayer position, ये वाली 5th. 6th looking back and talking to 7th one who is holding चौरी, जो ये चौरी पकड़े हुए है ये आप देखें। एंड 7th होल्डिंग चौरी इन हर हैंड, जो हम इस तरह से भगवानों को या चौरी झुलाई जाती है। 8th हैज़ अ फैन इन हर हैंड, ये वाला। फोरग्राउंड नैरो स्ट्रेच ऑफ द रिवर यमुना, आगे यमुना रिवर दिखाई गई है और पीछे वाइब्रेंट ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड है और सब पेड़ों को बहुत स्टाइलाइज्ड वे में दिखाया गया है। सो ये सिंपल सा इसका
एक इंट्रोडक्शन है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करें, कंप्लीट एडोरेशन, फेथ एंड प्योर लव, कृष्णाज इक्वल लव फॉर ऑल द डिवोटीज। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पहाड़ी मिनिएचर्स। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पहाड़ी मिनिएचर्स में जैसे मैंने कहा था हमने राजस्थानी पढ़ लिया है, तो पहाड़ी के भी सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख के जाएंगे। जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं, सबसे पहले आप प्रोफाइल फेस, या जो हमने लीनियर ब्यूटी की बात की थी, तो लाइंस बहुत फ्लुएंट सुंदर लगी हैं, सॉफ्ट हैं, रिदमिक एंड फ्लुएंट लाइंस आर देयर। उसके बाद जो फेसेस बने हैं वो प्रोफाइल फेसेस हैं, साइड पोजेस हैं, तो वो आप पॉइंट लिख के जा सकते हैं। फिर हम ये लिख सकते, कलर्स जो यूज़ किए गए हैं एकदम प्राइमरी कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं, बट मिक्स्ड ह्यूज भी हमें पहाड़ी में दिखती हैं। पिंक्स हो गया, ग्रेज भी आगे चल के कुल्लू मंडी में हमें दिखा है, सो वो उस तरह से वो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। फिर अगर हम गारमेंट्स की बात करें तो गारमेंट्स में मेल एंड फीमेल, मेल्स को अंगरखा पहने हुए, टाइट पजामी पहने हुए और टर्बन पहने हुए दिखाया है, और फीमेल्स को हम ये कह सकते हैं लहंगा चोली, ट्रांसपेरेंट चुन्नी पहने दिखाया है। थीम्स की अगर हम बात करें, अगेन वही हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड लिटरेरी थीम हम मानेंगे, इसमें भी हम वही लिख के जाएंगे। डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स की बात करें तो सेम वे में सिंबॉलिकली भी बर्ड्स को दिखाया है, एनिमल्स को दिखाया है, और वैसे भी ब्यूटी वाइज भी एनिमल्स एंड बर्ड्स को उन पेंटिंग्स में दिखाया गया है। डिपिक्शन ऑफ नेचर, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, पिक्चरेस्क्यू लैंडस्केप्स, मतलब आइडियल लैंडस्केप्स बने हैं। इतनी खूबसूरती है इन पेंटिंग्स में, नेचर की जितनी पहाड़ों की खूबसूरती थी बहुत ही अच्छे तरीके से इन आर्टिस्ट ने रिप्रेजेंट करा है उस चीज़ को। और फीमेल ब्यूटी भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई है। जो फीचर्स हैं कांगड़ा के, तो आप फेसेस की बात करें तो मतलब वो जो एक ब्यूटी उन्होंने दिखाई है ना, वो एक्सट्रीम आप कहें कि बहुत ही सुंदर काम है उन पेंटिंग्स में। सो डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स हो गया, डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स हो गया, डिपिक्शन ऑफ नेचर हो गया, नाइट सीन्स भी बहुत सुंदर हैं, स्टाइलाइजेशन है, लाइटनिंग दिखाई है। सो ये सब पॉइंट्स आप लिख के जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल विद आवर यूनिट 1। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 2। इसका वेटेज है हमारा 10 मार्क्स, और इसमें 2 चैप्टर्स हैं हमारे पास, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। डिटेल में पढ़ना है तो सेपरेट वीडियोस हैं चैनल में, बट क्योंकि हम 1 शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी से अब मुगल और डेक्कन को समझते हैं, जितना हमें 6 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए चाहिए। सो यूनिट 2 चैप्टर 3 मार्क्स वेटेज 5, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो सबसे पहले इसका भी टाइम पीरियड हम देखेंगे। टाइम पीरियड है 16 to 19th सेंचुरी AD। अब मुगल्स के बारे में समझें थोड़ा सा। ओरिजिनेटेड इन पर्शिया, कंटिन्यू टू नियरली 3 centuries इन इंडिया। मुगल मिनिएचर्स आर स्मॉल, जैसे मिनिएचर पेंटिंग स्मॉल होती हैं वैसे ये भी थे। ब्राइटली कलर्ड, ग्लोइंग कलर्स थे, हाईली सोफिस्टिकेटेड, बहुत एरिस्टोक्रेटिक काम हुआ है इसमें। डिटेल्ड कॉम्पोजिशन विच आर द ब्लेंड ऑफ इस्लामिक, हिंदू, यूरोपियन विजुअल कल्चर एंड एस्थेटिक्स। इस्लामिक क्योंकि पर्शिया से थे, उसका इन्फ्लुएंस था। हिंदू क्योंकि जब ये इंडिया में आए यहाँ के आर्ट से प्रभावित हुए, तो राजस्थानी आर्ट की झलक और इंडियन आर्ट की झलक इसमें है। यूरोपियन विजुअल कल्चर एंड एस्थेटिक्स का मतलब है कि क्रिश्चियन मिशनरीज का भी इनके कोर्ट में आना जाना था, तो उसका इन्फ्लुएंस भी इनकी पेंटिंग्स में दिखता है। They were mostly used to illustrate manuscript and art books. So इन्होंने अपने जैसे अपनी बुक्स बनवाने के लिए, या जैसे अकबरनामा, बाबरनामा जैसे एल्बम्स होती है ना, उस तरह से बनवाने के लिए ये आर्ट ये लोग करते थे। मुगल स्कूल जैसे इन्फ्लुएंस में ये देखें, ये दिया है पर्शियन आर्ट, इंडियन आर्ट प्लस यूरोपियन आर्ट, अगर हमसे इन्फ्लुएंस पूछा जाता है। सो फर्स्ट मेन पॉइंट इज 16 to 19th सेंचुरी AD। सेकेंड मेन पॉइंट इज मुगल स्कूल में इन्फ्लुएंस है पर्शियन, इंडियन एंड यूरोपियन आर्ट का। ड्यूरिंग दिस पीरियड मिनिएचर पेंटिंग रीच्ड अ न्यू डायमेंशन। ये भी हम आगे समझेंगे कि क्यों और किस वे में हम ये बात कह रहे हैं। दिस इज बिकॉज प्रायर टू दिस मोस्टली पेंटिंग्स वर क्रिएटेड विद रिलीजियस थीम। जैसे हमने पढ़ा है राजस्थानी पीरियड, तो राजस्थानी में क्या था कि ज्यादातर कृष्ण लीला पे पेंटिंग्स बनी है, हमारा इसेंस उन पेंटिंग्स का भक्ति था। बट ड्यूरिंग दिस टाइम, इनके टाइम पे देयर वॉज अ ग्रेट एम्फोसिस ऑन पोर्ट्रेइंग द एम्परर्स लाइफ। मतलब इन्होंने राजा महाराजाओं की लाइफ के ऊपर बहुत काम किया था, और ये हमने राजस्थानी में भी पढ़ा है कि ये जो शिकार के सीन हुए या इनकी हंटिंग के हुए, इनका वॉर्स एंड विक्ट्रीज का शान शौकत दिखाना, ये मुगल के इन्फ्लुएंस से राजस्थानी में भी प्रभाव ये दिखता था पेंटिंग्स का।
such as portrait, hunting scene, court scenes, wedding procession, all are depicted with great decorum and royalty. नेक्स्ट है हम इसमें पढ़ेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे हमने राजस्थानी पढ़ा सब स्कूल्स के बेसिस पे, देन हमने पहाड़ी पढ़ा सब स्कूल के बेसिस पे, लेकिन मुगल के टाइम पीरियड को हम एम्परर्स के टाइम पीरियड के साथ पढ़ेंगे। तो जल्दी से इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी समझते हैं। तो सबसे पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया, फिर औरंगजेब था। तो बाबर के पीरियड में क्या हुआ? बाबर पहला मुगल एम्परर था, belongs to Taimur dynasty, had a keen interest and great liking for poetry, music and art। तो नींव तो इसी के टाइम पे रखी गई थी कि थोड़ा सा मतलब इसको इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। बेहजाद was the chief painter during the time who was considered as the Raphael of the East। रफ़ाइल बहुत एक फेमस आर्टिस्ट हुए हैं, सो इसको उस चीज़ की उपाधि भी दी गई थी। तो मतलब बेहजाद जो था वो इनका बहुत एक फेमस आर्टिस्ट था, बट ये ज़्यादातर लड़ाइयों में बिजी रहा तो इसलिए इतना कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ था, बट ये थोड़े से पोर्ट्रेट ज़रूर बने हैं। अगला आता है हुमायूं का पीरियड। मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग वॉज स्टार्टेड बाय द सेकेंड मुगल एम्परर हुमायूं। तो मेन अगर हम कहें तो हुमायूं के टाइम पे एक्चुअल आर्ट शुरू हुआ था, जिसे हम मुगल पीरियड थोड़ा सा मतलब कहते हैं। ही ब्रॉट अलॉन्ग विद हिम 2 पर्शियन आर्टिस्ट। अब हुमायूं ने क्या किया, 2 पर्शियन आर्टिस्ट अपने साथ लेके आया। पहला था ख्वाजा अब्दुल समद, ये शिराज के थे, और दूसरे थे मीर सैयद अली, ये तबरेज का आर्टिस्ट था। सो दीज आर्टिस्ट ट्रेंड इंडियन आर्टिस्ट इन अर्ली मुगल पेंटिंग। सो इन लोगों ने अपने इंडियन पेंटर्स को ट्रेंड किया था। दे इन्फ्यूज्ड पर्शियन इन्फ्लुएंस इन द पेंटिंग। सो जो इंडियन आर्टिस्ट अपने एक स्टाइल में काम कर रहे थे, तो इन्होंने थोड़ा सा जो इनका अपना ईरानियन आर्ट था, पर्शियन आर्ट था, तो उसको इन्फ्यूज़ किया इंडियन आर्ट में। दे क्रिएटेड सेवरल पेंटिंग एल्बम्स, वन ऑफ विच इज दास्तान अमीर हमजा, क्रिएटेड विद द असिस्टेंस ऑफ इंडियन आर्टिस्ट, विच वॉज लेटर फिनिश्ड अंडर अकबर। तो ये शुरू जो हुई थी दास्तान अमीर हमजा, ये हुमायूं के टाइम पीरियड पे शुरू हुआ था, बट बन के ख़त्म हुआ अकबर के टाइम पीरियड पे। अब हम बात करते हैं अकबर पीरियड, very important phase, turning point of Mughal art. Akbar had a keen interest in art, culture, intellectual discourses. He filled his court with poets and painters, encouraged intellectual debates। इसको ना आर्ट का बहुत शौक था, तो इसका जितना भी दरबार था, कोई पोइट्स थे, आपने सुना भी होगा इसके दरबार के किस्से। ही established a separate department of painting। अब इसने सबसे बड़ी बात क्या करी थी कि जैसे हमने पढ़ा हुमायूं अपने साथ 2 आर्टिस्ट लाया था और उसने ट्रेंड करे इंडियन आर्टिस्ट को, लेकिन अकबर ने अपने साथ एक उस टाइम पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया पेंटिंग का, विद द आर्टिस्ट ख्वाजा अब्दुल समद एज इट्स हेड। तो इसको हेड बना दिया। अकबर इनकरेज टैलेंटेड आर्टिस्ट इन एवरी पॉसिबल वे, रिवॉर्डेड देम एज वेल। सो अगर आपको भी रिवॉर्ड मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगी, तो ह्यूमन नेचर है, हम बहुत अच्छा काम करेंगे। आर्टिस्ट हैड द फ्रीडम टू डेवलप देयर ओन स्टाइल। तो उनको एक फ्रीडम भी था, जो जिस तरह से काम करना चाहता था कर रहा था। नो डाउट सब्जेक्ट्स उनकी मर्जी के थे, बट हाँ स्टाइल की बात यहाँ करी गई है। डिटेल्ड कोर्ट सीन, हिंदू माइथोलॉजीज, पर्शियन एंड इस्लामिक थीम्स, पोर्ट्रेट्स वर क्रिएटेड ड्यूरिंग अकबर्स टाइम। सो ये सब चीज़ें उसके टाइम पे बनी हैं, हिंदू माइथोलॉजी भी बनी है, हिस्टोरिकल लिटरली सब तरह का काम हुआ था। सो फेमस मैन्यूस्क्रिप्ट उसके जो हैं तवारीख खानदान तैमूरिया, रज़मानामा, रामायण, अकबरनामा, अनवर सुनहली एंड हमजानामा। सो ये कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं या नाम माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अकबर के बाद टाइम पीरियड रहता है जहांगीर का। मुगल पेंटिंग कॉन्टिन्यूड टू ग्रो ड्यूरिंग हिज रेन। तो इसके टाइम पे भी मुगल पेंटिंग्स बढ़ती ही गई और अच्छा काम होता ही गया। मुगल मिनिएचर थ्राइव्ड, रीच्ड देयर पीक इन कैप्चरिंग बोथ ह्यूमन सब्जेक्ट्स एंड नेचर। अब जहांगीर को ना नेचर, रेयर बर्ड्स, फ्लावर्स, इनका बहुत शौक था। बर्ड्स, एनिमल्स, अनयूजुअल फ्लावर पोर्ट्रेट्स वर द इसेंस ऑफ हिज टाइम। सो ये एक पॉइंट है जो हम जहांगीर के टाइम के लिए रख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहांगीर वॉज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन पेंटिंग। अब जैसे मैंने बोला क्रिश्चियन मिशनरीज का आना जाना था, तो यूरोपियन पेंटिंग से भी ये प्रभावित था। और इसका एक एग्जाम्पल आपको जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मेडोना, अब आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन अर्लियर होती थी, वो है। द ब्राइटनेस एंड 3 डायमेंशन एस्पेक्ट ऑफ लाइट एंड शेडो वर इंक्लूडेड इन
इंडियन आर्ट। अब ये जो 3D इफेक्ट है ना, ये हम मानते हैं कि यूरोपियन यहाँ से आया था इनकी पेंटिंग्स में। जहांगीर हैड अ ट्रेन्ड आई फॉर पिक्चर। ट्रेन्ड आई फॉर पिक्चर मतलब हम मानते हैं, और ये कहा जाता है, किताबों में लिखा है कि जहांगीर इतना इन्वॉल्व होता था इन पेंटिंग्स में कि आपको ये पता है कि उस टाइम पे दरबार में और एक मेन आर्टिस्ट के अंदर कुछ आर्टिस्ट काम करते थे और पेंटिंग बनती थी। कोई कैलीग्राफी का आर्टिस्ट था, कोई बॉर्डर बना रहा था, कोई फिगरेटिव अच्छा करता था, कोई एनिमल या बर्ड की पेंटिंग्स अच्छी बनाता था। तो जहांगीर देख के ये बता देता था कि किस आर्टिस्ट ने कौन सी पेंटिंग बनाई है या क्या चीज़ बनाई है। सो ये इन्वॉल्वमेंट होती है किसी की, बिना इन्वॉल्वमेंट के इतनी पारखी नज़र नहीं हो सकती। ड्यूरिंग दिस टाइम द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल बॉर्डर आर ऑल्सो टू प्लेस। और बॉर्डर जो पॉइंट है ना, ऑर्नामेंटल बॉर्डर, ये बहुत मेन पॉइंट है मुगल का, जो इसको बाकी स्कूल से अलग करता है। फेमस पेंटर ऑफ इस टाइम उस्ताद मंसूर, ये बर्ड पेंटर था। अबुल हसन एनिमल एंड पोर्ट्रेट पेंटर, एंड बिशन दास पोर्ट्रेट पेंटर थे। अब आते हैं शाहजहां के पीरियड पे। शाहजहां के बारे में आप सबको पता होगा, इसको आर्किटेक्चर के साथ बहुत लगाव था। आर्किटेक्ट किंग भी इसको कहा जाता है, बट ही डिड नॉट पैट्रोनाइज पेंटिंग लाइक हिज फादर। जहांगीर की तरह इसने उतना पेंटिंग में काम नहीं किया, जिस वजह से स्टैंडर्ड वॉज नॉट एज हाई एज इट वॉज इन जहांगीर्स टाइम। द क्वालिटी ऑफ पेंटिंग वॉज मेंटेन्ड। अब जो दरबार था, जो आर्टिस्ट थे, वो बनाते तो जा रहे थे, बट द क्वालिटी वॉज रिड्यूस्ड एंड नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉज पेंटेड। ऑल्दो शाहजहां एल्डर सन प्रिंस दारा शिकोह, इसको फिर भी एक इंटरेस्ट था आर्ट में थोड़ा सा, बट हिज प्रीमेच्योर डेथ गेव अ सेटबैक टू द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। द नंबर ऑफ हंटिंग सीन्स, वॉर रिलेटेड सीन्स डिक्रीज्ड एंड डेकोरेटिव एलिमेंट्स बिकेम मोर प्रोमिनेंट इन द पेंटिंग। तो ज़्यादा ना गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ होना शुरू हो गया, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो गई, जिस वजह से अगर बहुत ज़्यादा भी गोल्ड एंड सिल्वर हो जाता है तो वो पेंटिंग में थोड़ा सा बनावटीपन लाना शुरू कर देता है। हालांकि अगर हम शाहजहां की पेंटिंग्स देखें उस टाइम की, तो वो भी बहुत सुंदर हैं, बट इन कंपेरिजन टू अकबर और जहांगीर की हम बात करते हैं। पेंटिंग हैड एन इनहैंस सेंस ऑफ रिचनेस, लग्जरी, कैरेक्टराइज्ड बाय रिच पिगमेंट एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ड्यू टू हिज interest in architecture, his attention to painting diminished, कम हो गई थी, which led to the decrease in court artists। तो ज़्यादातर आर्टिस्ट मतलब कम होते जा रहे थे क्योंकि उनको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, और उस वजह से, और इसका इंटरेस्ट ज़्यादा आर्किटेक्चर की तरफ था। द सेम पैटर्न कॉन्टिन्यूड एंड नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉज पेंटेड। कुछ अलग से नहीं बनाया जा रहा था। औरंगजेब पीरियड। Aurangzeb was a conservative, most powerful, wealthy Muslim ruler of his time. He did not encourage art, thus lost the quality of Mughal painting. So, औरंगजेब के आने से एक तरह से मुगल आर्ट जो था डिक्लाइन पर आ गया, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में। मोस्टली आर्टिस्ट माइग्रेटेड टू द हिल स्टेट्स। तो आर्टिस्ट यहाँ से इससे बच के हिल स्टेट्स में जाके छिपे, जहाँ हमने पढ़ा भी है जब हमने पहाड़ी स्कूल पढ़ा है कि जो आर्टिस्ट मुगल से माइग्रेट होकर पहाड़ों में जाके छिपे और वहाँ पे जाके उन्होंने शरण ली, और उन्होंने विच लेटर लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू स्कूल कॉल्ड द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। लेटर बहादुर शाह ट्राई टू रिवाइव आर्ट, बट आफ्टर दैट द स्कूल बिकेम लाइफलेस, बट वो बात नहीं बनी। सो फाइनली ग्लोरियस पीरियड ऑफ मुगल मिनिएचर केम टू एन एंड। मुगल आर्ट ओरिजिनेटेड विद द मुगल। अब ये लाइन आप एंड में लिख के, कंक्लूडिंग लाइन आप लिख के जा सकते हैं। मुगल आर्ट ओरिजिनेटेड विद मुगल, डेवलप्ड विद मुगल एंड एंडेड विद द मुगल रूल इन इंडिया। अब झट से एक क्विक रिवीजन देखें तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर को आर्ट में इंटरेस्ट था, बेसिकली उसने मुगल फाउंडेशन इंडिया में नींव रखी थी। फिर आया हुमायूं। हुमायूं अपने साथ आर्टिस्ट लेके आया था, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद। वो दो आर्टिस्ट से उसने इंडियन आर्टिस्ट को ट्रेंड करा, ठीक है, मतलब उनसे ट्रेनिंग दिलवाई इंडियन आर्टिस्ट को। फिर उसके बाद अकबर आया, तो अकबर ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया और उसके टाइम पर बहुत काम हुआ। जहांगीर आया, उसको रेयर बर्ड्स एनिमल का शौक था, उसने भी बहुत काम कराया। बट जब शाहजहां आया तो उसके टाइम पे आर्किटेक्चर ज़्यादा फेमस हुआ और उसने उस तरफ उसका ध्यान ज़्यादा था, इंटरेस्ट था, तो इसलिए पेंटिंग्स का लेवल नीचे आना शुरू हो गया। और औरंगज़ेब क्योंकि कंजर्वेटिव था, उसको आर्ट में इंटरेस्ट नहीं था, थोड़ा सा कट्टर वो था, और उस वजह से आर्टिस्ट वहाँ से भाग के पहाड़ों में जाके छिपे, जहाँ पे इन लोगों ने पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग शुरू किया। सो ये है मुगल का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। सो अब जल्दी से समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम ऑलरेडी राजस्थानी और पहाड़ी में पढ़ चुके हैं, सेम वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लगेंगे। जस्ट 2-3 पॉइंट्स बताऊंगी जो मुगल के अलग से हैं, सो दैट अगर जब मुगल के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो वो 2-3 पॉइंट्स आप आगे पहले लिख दें और बाकी सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दें।
Profile face, same point. Whether the figures are frontal or in side pose, faces are mostly profile, एक चश्मा, one-eyed face. Linear beauty, softer, rhythmic and fluent lines. Lines बहुत soft, rhythmic है. Miniature का तो ये कमाल ही है और ये हर स्कूल में है. Color scheme, natural color यूज हुए हैं, ये भी सब स्कूल में ऐसे ही हैं. Have been used beautifully, bright and glowing colors were used. Gold and silver तो ये भी स्पेशलिटी इन मिनिएचर्स की है. हैज़ बीन यूज आर्टिस्टिकली इन आर्किटेक्चर, यूटेंसिल एंड ऑर्नामेंटेशन. बॉर्डर डेकोरेशन, अब ये जो पॉइंट है बॉर्डर डेकोरेशन, ये मुगल का स्पेशल फीचर है. ऑल द पेंटिंग्स हैव बीन डेकोरेटेड विद स्पेशल बॉर्डर्स, ऑर्नामेंटेड बॉर्डर्स. बॉर्डर्स डोमिनेट द पेंटिंग. इन सम पेंटिंग्स बॉर्डर्स इतने हाईलाइट कर दिए जाते थे कि ये पेंटिंग को भी डोमिनेट कर गए हैं. जैसे मैंने एक पेंटिंग का नाम लिया था जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मेडोना. आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखना, अगर आप नेट पे भी देखेंगे तो बॉर्डर 3, 4, 5 बॉर्डर्स बनाए गए हैं जिस वजह से ये डोमिनेट कर जाता है पेंटिंग को. बट ये उनकी स्पेशलिटी थी, उन लोगों को शौक था और उन लोगों ने इस तरह का काम करवाया है. देन यूज ऑफ कैलीग्राफी, अगेन स्पेशल फीचर ऑफ मुगल. The use of calligraphy with the name of artist is the main feature of मुगल. हर पेंटिंग में आपको कहीं ना कहीं कैलीग्राफी का एसेंस आपको दिख जाएगा और वो ब्लैक कलर में हुई हुई है. देन थीम्स का भी सेम पॉइंट है. पेंटिंग्स ऑफन रिवॉल्व्ड अराउंड द थीम, लाइक हिस्टोरिकल बनी है, राजे महाराजों की, माइथोलॉजिकल बनी है, रामायण, भारत, महाभारत और पर्शियन कुछ टेक्स्ट के ऊपर, लिटररी बनी है. लिटरेरी पेंटिंग्स हैं जो लिटरेचर के ऊपर बेस्ड हैं. बैटल सीन, हंटिंग सीन, वाइल्ड लाइफ एंड रॉयल लाइफ बनी है, पूरे डेकोरम के साथ दिखाया गया है. डिपिक्शन ऑफ नेचर इज सो ब्यूटिफुली डिपिक्टेड. ट्रीज, प्लांट, रिवर, माउंटेन, लेक एटसेट्रा हैव बीन ग्रेसफुली डिपिक्टेड. एनिमल्स एंड बर्ड का डिपिक्शन, कैमल फाइट्स, एलिफेंट फाइट्स, अदर एनिमल्स लाइक डियर, हॉर्सेस, गोट, टाइगर, लायन, ये सब बहुत सुंदर मुगल्स में भी बने हैं. गारमेंट्स, फीमेल्स का अगेन लहंगा, चोली, ट्रांसपेरेंट दुपट्टा, मेल का अंगरखा, चूड़ीदार पजामा एंड डेकोरेटिव टर्बन. ऑर्नामेंटेशन, earring, bangles, armlet, necklaces, etc. all are represented beautifully. Crowdy composition. This school is very famous for depicting crowdy scenes involving too many forms and figures. जिसकी एक एग्जाम्पल है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन आपके सिलेबस में. एक ये जो 12th नंबर वाला पॉइंट है ये भी स्पेशली फीचर मुगल का ही है. सो आप ये 3 फीचर्स सबसे पहले लिख के जा सकते हैं. मुगल रूलर वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पावर, तो उनको बहुत शान शौकत का अपना वो था. हेलो वॉज मेड अराउंड देयर हेड, जैसे हम देवी देवताओं के, हम गॉड्स गॉडेसेस के आसपास वो हेलो बनाते हैं ना, चक्र येलो कलर का, पेल येलो कलर का उनके सिर के पीछे, तो ये लोग अपने शाहजहां और मतलब राजाओं के पीछे ये लोग दिखाते थे, जिस जो आपने मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह में भी देखा होगा कि वो पीछे निम्बस या हेलो दिखाया गया है. तो ये अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए ये लोग करते थे. फिर आप ये भी लिख सकते हैं रॉयल स्प्लेंडर. जिस तरह से शानो शौकत दिखाई गई है पेंटिंग्स में, जिसकी जो जो जगह होती थी उसी जगह पे उन लोगों को बिठाया जाता था. पूरा डेकोरम का ध्यान रखा जाता था, ज्वेलरी का ध्यान रखा जाता था, कपड़ों का ध्यान रखा जाता था, आर्किटेक्चर का पेंटिंग में मतलब मार्वलस काम हुआ है इनके टाइम पीरियड पे. अब नेक्स्ट हमने मुगल की पढ़नी है पेंटिंग्स. तो जल्दी से 4 पेंटिंग्स हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं. पहली है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन. अगर हम थीम देखें तो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किस टॉपिक पे है? रिलीजियस. आर्टिस्ट हैं इसके मिस्किन, सब स्कूल अकबर. ये जो टेबल्स है ना, मैं आपसे कहूँगी एक बार टेबल एक फॉर्मेट में बना के प्रिंट आउट अपने पास रख लें और सबसे पहले इन टेबल्स को लर्न कर छोड़ें सो दैट आपको कोई मुश्किल ना हो. मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा. टाइम पीरियड अगर याद नहीं होता है तो ये काट दें और अगर हो सकता है तो कर लें, नहीं तो आप मुगल जैसे अकबर टाइम लिखा है वही सफिशेंट है. कहीं ये गलत ना लिख दें, इस चक्कर में मार्क्स कट भी सकते हैं, तो आप ये अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं. कर्टसी मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क, यूएसए. अब यहाँ पे कुछ बच्चे कह सकते हैं कि हमारी बुक में कुछ और दिया है या अलग अलग प्रिंट हुई हैं. तो अगर तो सबकी किताबों में यही है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ये एनसीईआरटी में ये दे रखा है और वैसे भी इस पेंटिंग का कर्टसी यहाँ पे है. सो ये ही लर्न करके आपको जाना है.
सब्जेक्ट मैटर, दिस पेंटिंग मार्क्स अ रिमार्केबल एपिसोड फ्रॉम भगवत पुराण, भगवत पुराण से ये एपिसोड लिया गया है. कृष्णा एज अ हीरो, डिपिक्ट सीन इज ऑफ दैट टाइम व्हेन कृष्णा वंस लिफ्टेड माउंट गोवर्धन. ये तो हर एक को पता होगा कि जब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठाया था, तो लिटिल फिंगर में उठाया था, और गोकुल के लोगों को इंद्र देवता के प्रकोप से बचाने के लिए. सो ये वही एपिसोड यहाँ पे भी दिखाया गया है. अब उसका डिपिक्शन किस तरह से है, आप ध्यान से इस पेंटिंग को देखें. श्री कृष्ण को विराट रूप में, विराट रूप कैसे, आप लोगों की हाइट देखें और श्री कृष्ण की हाइट देखें. पीतांबर, येलो कलर्ड क्लोथ्स पहने, ब्लू कलर बॉडी है, मोर मुकुट है, क्राउडी कॉम्पोजिशन है, खूब सारे लोग आप देखें यहाँ पे दिखाए गए हैं, कैटल्स हैं, एनिमल्स दिखाए गए हैं. अब ये सारा गोवर्धन पर्वत है, ठीक है. अब इसका ट्रीटमेंट आप देखें कि जिस तरह से, जिस स्टाइल में ये दिखाया गया है, उसमें पर्शियन हमें झलक दिखती है. ऊपर से स्काई है, नीचे से भी स्काई दिख रहा है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया है, और बैकग्राउंड पे भी ये हाइट दिखाने के लिए ये दिखाया गया है. आप बॉर्डर देखें तो फ्लोरल बॉर्डर है, डेकोरेटिव बॉर्डर है, जो हम बात करते रहे हैं इन पेंटिंग्स में कि इस तरह से बॉर्डर बनाए जाते थे. सो इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल वर्टिकल पेंटिंग. दिस पेंटिंग इज पेंटेड फॉर मैन्युस्क्रिप्ट हरिवंश. लॉर्ड कृष्णा शोज लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन मिडल ऑफ द मिनिएचर इन विराट रूप. Village people shown from all walks of life engaged in different activities with their cattle and belonging, taking shelter under the mountain. उनको अंदर शेल्टर लेते दिखाया गया है. लॉर्ड इंदिरा के डेल्यूज, जो उन्होंने बारिश इतनी हो रही है उससे बचने के लिए. लॉर्ड कृष्णा बॉडी इज पेंटेड इन ब्लू कलर. पीताम्बर धोती, गार्लैंड लंबा सा जो पूरे नेक पे ये देखें बना हुआ है नीचे तक. He is wearing lots of ornaments. Mount Govardhan is shown very decorative style. अब गोवर्धन पर्वत को डेकोरेटिव स्टाइल में दिखाया गया है, जो मैंने ये चीज़ बताई है आपको. लार्ज ट्रीज, मेनी टाइप ऑफ एनिमल सच एज डियर, मंकीज, तो ये इसमें दिखाए गए हैं अगर हम जूम करके इस पेंटिंग को देखते हैं. पर्शियन इफेक्ट इज क्वाइट एविडेंट इन द मिनिएचर एंड हैंडलिंग ऑफ द ह्यूज माउंटेन. अब पर्वत को दिखाने का ये जो तरीका है, ये ट्रीटमेंट ऑफ दिस माउंटेन, इसमें पर्शियन इफेक्ट दिखता है. द मिनिएचर इज डोमिनेटेड बाय ब्लू कलर एंड पर्शियन डेकोरेटिव स्टाइल. अब ये क्वेश्चन एक बार एमसीक्यू में भी आ चुका है कि कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन में कौन सा कलर डोमिनेट कर रहा है ज्यादा, तो ये देखें द ब्लू कलर यहाँ पे उसका आंसर रहेगा. इट इज ब्यूटिफुली कंपोज्ड ऑफ अकबर रेंज, शोइंग हिज रिस्पेक्ट एंड लव फॉर हिंदू रिलीजन एंड कल्चर. सो ह्यूमन लाइफ वैल्यू अगर हम इसमें देखें, unity during the time of any problem, follow the right path in life, be faithful and trust for your leader, and respect and tolerance for other religion for social harmony. So कोई एक दो पॉइंट्स आप इसमें लिख के जा सकते हैं. नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है फैल्कन ऑन बर्ड रेस. सो पिछली जो पेंटिंग हमने पढ़ी रिलीजियस है, क्राउडी कॉम्पोजिशन है, श्री कृष्ण को विराट रूप में दिखाया है, पीताम्बर धोती पहने, गार्लैंड पहने और ज्वेलरी पहने, मोर मुकुट पहने, और जो माउंटेन है उसमें पर्शियन इफेक्ट है और क्राउडी कॉम्पोजिशन है. 2 नंबर का आता है, तो इतना भी सफिशिएंट है. नेक्स्ट है हमारा फैल्कन ऑन बर्ड रेस. सो ये उस्ताद मंसूर की पेंटिंग है, जहांगीर के टाइम की पेंटिंग है. वाटर कलर पेपर, टेम्परा, महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम, सिटी पैलेस, जयपुर. दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन जहांगीर्स लव फॉर बर्ड. ये मैंने समझाया था ना आपको कि उसको एनिमल्स और बर्ड से बहुत प्यार था, रेयर बर्ड्स एनिमल से. सो ही वॉज अ कीन फैल्कनर. बाज की पेंटिंग है. ट्रेजर फाइंड स्पेसिमेन ऑफ फैल्कन ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. इट वॉज अ स्पेशल बर्ड फ्रॉम पर्शिया. सो इसलिए उसने इसकी पेंटिंग बनाई थी, क्योंकि ये स्पेशल बर्ड था और इसको गिफ्ट में मिला था. इट इज़ एन एक्सीलेंट पेंटिंग फ्रॉम जहांगीरनामा. जहांगीरनामा मतलब जहांगीर ने जो अपनी एल्बम बनवाई थी उसमें ये पेंटिंग प्रिजर्व्ड है. दिस इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्यूटीफुल फैल्कन विच वॉज गिफ्टेड बाय शाह अब्बास, एम्परर ऑफ ईरान. सो इसने इसको जहांगीर को गिफ्ट किया था, इसलिए इसके लिए स्पेशल था. तो जब एक बिल्ली ने इसको मार दिया तो उसके बाद इसने इसका पोर्ट्रेट बनवाया था. He has painted a tamed falcon resting on a cushioned bird rest. अब देखें ये cushion bird rest है. The falcon is painted in white against a yellow background. Fine details in a realistic manner. Realistic manner की ओरिजिनल पूरा विंग्स और ये आप देखें बहुत डिटेल में हर एक चीज़ दिखाई गई है. आंख देखें, बीक देखें, सो उस तरह से डिटेलिंग यहाँ पे बॉडी का टेक्सचर देखें तो ये सब दिखाया गया है. फेदर्स आर शोन इन ब्राउन कलर, ये वाले. शार्प बीक, round bright eyes, painted in shades of light brown and deep yellow ochre. Sharpness of the eyes are clearly visible, expressed beautifully. Thin string is tied around his neck. ये वाली
ये वाला रिंग की बात हो रही है, ये जो है। एंड सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन इज रिटन इन द पेंटिंग। जैसे हमने बात की थी कि कैलीग्राफी लिखी रहती है, तो ये देखें यहाँ पे है, और इवन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखें, ये सारा ये भी कैलीग्राफी है इसकी। सो जहांगीर पातशाह ऑन द टॉप, ये तो पढ़ा जा रहा है, उत्तम एट द बॉटम, और बहरी यहाँ पे लिखा गया है। तो उत्तम मीन्स एक्सीलेंट, बहरी मीन्स फैल्कन, और जहांगीर पातशाह मतलब जहांगीर के लिए। ऑन द बर्ड रेस्ट, ये जहाँ पे बर्ड बैठा है, नादिर उल असर लिखा गया है, ये उस्ताद मंसूर को उपाधि दी गई थी। सो ये उसके लिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है। सो ह्यूमन लाइफ वैल्यू की अगर हम बात करें तो लव फॉर एनिमल लाइफ, गिविंग अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट टू ऑल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, वन मस्ट प्रिजर्व गुड मेमोरीज। सो ये एल्बम्स ही थी ना जिसके लिए वो काम करते थे, और उन्होंने अपना रिकॉर्ड में रखी हैं ये चीज़ें। सो हम उस चीज़ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग कबीर एंड रायदास। इस पे भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन बनता है। अक्सर सीबीएसई पूछती है कि आपको कैसे लगता है कि ये मुगल्स बहुत लिबरल थे और इन्होंने हिंदू गॉड्स गॉडेसेस या सेंट्स पे पेंटिंग्स बनवाई हैं। तो उसमें या तो हम कृष्णा लिफ्टिंग की बात करके जाते हैं, या हम कबीर एंड रायदास की बात करके जाते हैं। जब सेंट्स की बात आती है तो कबीर एंड रायदास की है, और जब गॉड्स की बात आती है तो हम कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन की बात करते हैं। वेरी सिंपल पेंटिंग। एंड सेकेंड स्पेशल फीचर ऑफ दिस पेंटिंग इज ये मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग है। पूरे मुगल में आपकी 4 पेंटिंग्स हैं, चारों में से ये सिंगल पेंटिंग है जो मोनोक्रोमेटिक है। तो ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि मोनोक्रोमेटिक कौन सी पेंटिंग है। सो हम लिख सकते हैं कबीर एंड रायदास। उस्ताद फकीरुल्लाह खां आर्टिस्ट हैं, शाहजहां के टाइम की ये पेंटिंग है, वाटर कलर पेपर पे टेम्परा पे बनी है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये याद नहीं होता तो आप छोड़ के जा सकते हैं। This painting shows 2 prominent saints of that time, Kabir and Raidas. Dara Shikoh, being a Muslim, had shown Hindu saints in the painting. अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखें हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है बाय उस्ताद फकीरुल्लाह खां। इन दिस पेंटिंग वी कैन सी 2 सेंट्स सीटेड इन अ टिपिकल विलेज सेटिंग। जैसे पीछे ये हट सी है, ऐसा पेड़ सा है, तो ये दिया गया है। सेंट कबीर इज शोन वीविंग ऑन अ लूम इन अ मेडिटेटिंग मूड। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अपने भक्ति भाव में दिखाए गए हैं ये दोनों ही सेंट्स। आप इनके फीचर्स को देखें तो ये अपने काम में भक्ति में मग्न है। हिज फ्रेंड रायदास इज सिटिंग बिसाइड हिम, पीछे। बोथ आर शोन ग्रॉस्ड इन अ कन्वर्सेशन, मतलब अगर ये आपस में बात भी कर रहे हैं तो ये एक मेडिटेटिंग मूड में है। अ विलेज सीन इज डिपिक्टेड इन द बैकग्राउंड। सेंटली ग्रेस इज क्लियरली शोन ऑन द फेस ऑफ बोथ द सेंट्स। फाइन डिटेल्स आर यूज्ड इन ड्राइंग इन द हट, रूरल एनवायरनमेंट, शेड्स ऑफ येलो एंड ब्राउन। पिक्चर शोज द किंग ग्रेट रिगार्ड टुवर्ड्स द पॉपुलर हिंदू सेंट्स ऑफ हिज टाइम। सो अगर वो रिगार्ड करता था तभी उसने ये पेंटिंग्स बनवाई हैं। सो वेरी सिंपल पेंटिंग, मोनोक्रोमेटिक, आपको सीपिया टोन में ही दिख रहा होगा। 2 सेंट्स हैं, चुपचाप अपने काम में लगे हैं। और इसका अगर हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करें, वन शुड लीड अ सिंपल लाइफ विद ह्यूमिलिटी। वेरियस रिलीजियस बिलीव्स कैन सर्वाइव इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट विदाउट कॉम्पीटिंग फॉर सुप्रीमेसी, मतलब मिलजुल के रहना चाहिए। और अलग अलग रिलीजियस बिलीव भी सोसाइटी में बड़ा शांतिपूर्वक रह सकते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर विद द बिलीव दैट नो वर्क इज स्मॉल और मीनियल, ये मेन इसका है। एंड स्पिरिचुअल अटेनमेंट एंड विजडम, वर्क इज वर्शिप भी आप इसको कह के जा सकते हैं। सो नेक्स्ट वेरी ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ मुगल, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह। वैसे तो बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनी हैं इनकी, बट जैसे मैं कहती हूँ कि हमारे सिलेबस में तो पूरे ओशियन से एक ड्रॉप दिए रखे हैं, चाहे वो राजस्थानी की बात करें, मुगल की करें, डेक्कन की करें। मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, हाजी मदनी, प्रोविंशियल मुगल मतलब ओधे मुगल की पेंटिंग है। वाटर कलर ऑन पेपर, टेम्परा, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। हिस्टोरिकल पेंटिंग है क्योंकि मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह शाहजहां का बेटा था, तो उसके मैरिज का ये सीन है। दिस पेंटिंग रिफ्लेक्ट्स द ऑपुलेंट सेलिब्रेशन ऑफ द वेडिंग एंड द ग्लोरियस आउटलुक ऑफ द मुगल। आप एक बार ध्यान से इस पेंटिंग को देखें, एस्टॉनिश्ड हो जाएंगे कि इतने छोटे से साइज पे इतना क्राउडी कॉम्पोजिशन, इतने लोग, बारात। और कैसे इस पेंटिंग को आप ध्यान से देखना, सेंट्रल डिवाइडेड है, एक तरफ ग्रूम साइड, एक तरफ ब्राइड साइड। तो किस तरह से इस कॉम्पोजिशन को सेट किया गया है ये आप देख पा रहे हैं, कितना भीड़ है। ये फिगर जो डांसिंग फिगर यहाँ पे है, शाहजहां का, दारा शिकोह का घोड़ा, शाहजहां का घोड़ा, ये लोग जो बारात लेके आ रहे हैं, ये जो पीछे फीमेल्स बैठी हैं एलिफेंट पे, ये ड्रम बीटर्स जो हैं, ये फायर वर्क जो है।
सो ये इस तरह से अगर आप देखें तो ये अगेन क्रैकर्स और ये सब फायर क्रैकर्स ये जितना भी दिखाए गए हैं, आप इनके कपड़ों की डिज़ाइनिंग देखिएगा तो एक्सीलेंट वर्क। सो जल्दी से हम पढ़ते हैं इसका डिस्क्रिप्शन को। पेंटिंग इज हैविंग अ क्राउडेड कॉम्पोजिशन। अगर हमसे पूछा जाता है कि क्राउडेड कॉम्पोजिशन बताएं तो या तो हम कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन या मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, बट कृष्णा लिफ्टिंग से भी मैरिज प्रोसेशन हम पहले नंबर पे रखेंगे। डिवाइडेड इंटू 2 सेगमेंट्स, जैसे मैंने बोला ब्राइड साइड एंड ग्रूम साइड। पर्सन्स हैव बीन शोन वेटिंग ईगरली टू वेलकम द ग्रूम एंड अदर एसोसिएट्स। अब देखें, अब अगर हम ध्यान से देखें, आप पेंटिंग की तरफ ध्यान से देखना, दारा शिकोह वेयर्स ए ज्यूल्ड ट्यूनिक एंड ए सहरा, राइड्स इन ए ब्राउन स्टेलेज। ये आप देखें कि दारा शिकोह ये वाला ये इसने ये सहरा पहना हुआ है ना, तो आप दारा शिकोह में ये, और शाहजहां राइड्स इन ए हॉर्स विद ए हेलो अराउंड हिज हेड। तो अब ये देखें, ये जो निम्बस और हेलो की हम बात कर रहे थे, ये देखें इनके सिर के पीछे दिखाया गया है। अब प्रोसेशन में क्या है, इंपीरियल फैमिली मेंबर, नोबल्स ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, घोड़ों पे बैठे हैं, एलिफेंट्स पे बैठे हैं। ड्रम बीटर्स, फायर क्रैकर्स, म्यूजिक accompany the procession. Firecrackers are shown with beautiful display of light. Bride side welcomes the procession with candles. Bold color including gold and silver are used. Intricate details of facial feature, jewelry, dress patterns, फ्लावर पैटर्न बॉर्डर यहाँ पे बनाया गया है। आप पेंटिंग का बॉर्डर देख सकते हैं। अ बॉय इज शोन डांसिंग एंड एंटरटेनिंग पीपल, ये वाला। दिस पेंटिंग इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ सूबाई मुगल स्टाइल और प्रोविंशियल मुगल स्टाइल। सो बहुत सुंदर पेंटिंग है, जितना लिखना चाहें उतना इस पेंटिंग के बारे में लिख सकते हैं, बट क्योंकि हमें 3 नंबर में या हम बात करें 2 नंबर में आता है या सब पार्ट में क्वेश्चन आता है 6 में से, सो उसके लिए इतना सफिशेंट है। लेकिन अगर आपको आता है एस्थेटिकल पैरामीटर पे आपको अप्रिशिएट करनी है पेंटिंग, तो एस्थेटिकल पैरामीटर होता है ब्यूटी वाइज, आप कपड़ों का ब्यूटी बता सकते हैं, आप फेशियल फीचर, इसको अगर आप लेंसेज लगा के देखें ना तो एक एक बाल, चेहरे का भी फेशियल फीचर्स में अगर आप कहें तो फेशियल हेयर भी इतना बारीकी में ये दिखाए गए हैं। आप फिगरेटिव की बात कर सकते हैं, आप पर्सपेक्टिव की बात कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड की बात कर सकते हैं, एनिमल एनाटॉमी की बात कर सकते हैं, नाइट सीन की बात कर सकते हैं, फायर क्रैकर्स की बात कर सकते हैं। बहुत कुछ है इस पेंटिंग में बताने के लिए। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे आए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन फैमिली फंक्शन, वन शुड वेलकम द गेस्ट विद द ओपन हार्ट एंड वन शुड फॉलो डिसिप्लिन इन द कॉन्डक्ट। सो ये था हमारा मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग अभी तक जो हमने पढ़ा, जिसमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और 4 पेंटिंग पढ़े। सो अब बढ़ें डेक्कन स्कूल की तरफ। सो आप पॉज ले सकते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, 2 मिनट ब्रेक ले लें और उसके बाद दोबारा से सुनना शुरू कर दें। सो डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, यूनिट 2 चैप्टर 4 मार्क्स वेटेज 5, डेक्कन स्कूल ऑफ, ये लास्ट मिनिएचर चैप्टर है हमारा, यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर। अब इसके बारे में हम पढ़े, इवॉल्व, डेक्कन की बात करें तो दखनी मतलब साउथ वाली साइड, इवॉल्व ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी, ऑलमोस्ट एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द सेम टाइम एज मुगल आर्ट, उसी टाइम पीरियड का काम है। However, later in the 17th and 18th century, it was increasingly influenced by Mughal style. तो later 17th 18th century के आसपास इस पर मुगल का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ गया था या हमें दिखता था। अब इसके मेन सेंटर्स कौन से हैं? सब स्कूल्स की बात करें, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, हैदराबाद एंड तंजौर। Deccan had its own distinction in art, culture, dramatics, linguistics, social values, costumes, religious beliefs, thoughts and ideas. So हर किसी फील्ड में इस टाइम पे भी बहुत ही सुंदर काम हुआ है। The styles in Deccan miniature are influenced by Persian mannerism, indigenous art tradition and wall paintings from the south. अब ये है इसका इन्फ्लुएंस। सो पहला है टाइम पीरियड अगेन 16 to 19th, इसका भी है, और इसका इन्फ्लुएंस ये है जो पर्शियन स्टाइल इसमें दिखता है, इंडिजिनस आर्ट ट्रेडिशन मतलब जो हिंदू आर्ट अपना था इधर का, और वॉल पेंटिंग फ्रॉम साउथ, ये हमारा हो गया इन्फ्लुएंस, और ये हो गए हमारे सब स्कूल्स। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं इसके। इन द मिडल ऑफ 14th सेंचुरी सम अफगान फॉलोअर्स और मोहम्मद तुगलक रिवोल्टेड एंड एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम अंडर द बहमनी डायनेस्टी।
सो ये थोड़ा हिस्ट्री है कि बहमनी सल्तनत के अंडर जो थे आपस में भी खैर इनकी लड़ाई हो गई थी, तो फिर ये आगे सब डिवाइडेड हो गए थे सब। तो ये 5 सल्तनतें बनी थी जिसमें बिदर, बिरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा थे। सो दे यूनाइटेडली डिफीटेड द ग्रेट हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर, और फिर उसके बाद ये स्कूल आगे इन सेंटर्स में चलना शुरू हुआ। सो ये लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। सो आप सिंपली जैसे मैंने बोला कि ये 3 पॉइंट्स लिख दें, और इनके बाद ये जो एक है कि डेक्कन हैड इट्स ओन डिस्टिंक्शन इन आर्ट, कल्चर, ड्रामेटिक, लिंग्विस्टिक, सोशल वैल्यू, कॉस्ट्यूम, रिलीजियस बिलीफ, थॉट्स एंड आइडियाज़ लिख के जा सकते हैं। और उसके बाद हमने सब स्कूल्स के एक एक 2-2 पॉइंट्स ले लिए हैं। सो एक शॉर्ट नोट्स की तरह ही ये आपके पास हैं। सो आप एज इट इज़ इसको लर्न करके जा सकते हैं। सो पहला सब स्कूल है हमारा अहमदनगर। अहमदनगर में सबसे पहला एग्जाम्पल जो है पेंटिंग का, वो है वॉल्यूम ऑफ पोएम्स रिटन इन द प्रेज ऑफ हुसैन निज़ाम शाह 1 अहमदनगर। सो इसके ऊपर हमें जो फर्स्ट एविडेंस मिलता है तो वो इनके ऊपर लिखा गया है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट इज नोन एज तारीफ हुसैन शाही। सम ऑफ द फाइन एग्जाम्पल ऑफ अहमदनगर पेंटिंग्स आर हिंडोला रागा या राग हिंडोला, पोर्ट्रेट्स ऑफ बुरहान निज़ाम शाह 2 ऑफ अहमदनगर। सो ये 2 लाइंस ही आप अहमदनगर की लिख के जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीजापुर। बीजापुर की जो पेंटिंग्स थी, इन बीजापुर पेंटिंग वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय अली आदिल शाह 1 एंड हिज सक्सेसर इब्राहिम 2. In the reign of Ali Adil Shah I, illustrated an encyclopedia known as Nujum ul Ulum, Science of the Stars. अब एक चीज़ आप समझना, अभी तक हमने राजस्थानी पढ़ा, सिंपल लैंग्वेज। मुगल भी इसलिए आपको समझ आ गया क्योंकि आपने अकबर, जहांगीर, इन सब के नाम सुन रखे हैं। ये नाम आपने शायद सुन नहीं रखे, और कुछ बच्चों को हिस्ट्री लर्न नहीं होती, इसीलिए बहुत कम कट शॉर्ट करके ये मैंने चीज़ें रखी हैं। आप सिर्फ ये देख लें कि अहमदनगर में क्या बना है, वो ज़रूर याद कर लें क्योंकि कई बार MCQs में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। सो इसमें जो बीजापुर में बना है नुजूम अल उलूम पे, ये इंसाइक्लोपीडिया, इसके ऊपर पेंटिंग्स बनी है। और इस मैन्युस्क्रिप्ट में 876 मिनिएचर्स हैं, जिनमें से 140 ऑर्नामेंटल हैं और बाकी बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन फिगर्स के ऊपर बने हैं। दीज इलास्ट्रेशन शो अ मार्क्ड इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूरल पेंटिंग एट हम्पी एंड लिपाक्षी एट विजयनगर। सो अगर डिटेल में समझना है तो मेरा डेक्कनी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का वीडियो आप 10 मिनट का है, वो भी आप सुन सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपको नोट्स और लर्निंग, जैसे हम 1 शॉट रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में इतना डिटेल में मतलब कोई सेंस नहीं बनता पढ़ाने का, वरना तो फिर वही डिटेल चैप्टर ही हो जाएंगे। सो इसमें बीजापुर में आपको सिर्फ ये लिखना है कि नुजूम अल उलूम पे बनी है, 876 मिनिएचर्स हैं जिसमें 140 ऑर्नामेंटल्स हैं, और इसमें हम्पी और लिपाक्षी के मंदिरों के म्यूरल के स्टाइल हमें दिखता है, बट आर्किटेक्चरल डिटेल्स जो हैं वो डेक्कन के टाइम पीरियड की ही हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा गोलकोंडा स्कूल। अर्लीस्ट पेंटिंग गोलकोंडा में, A group of 5 charming paintings about 1590 AD। अब ये जो है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में पड़ी हैं और इन द पीरियड ऑफ मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकोंडा के। सो आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल इसकी क्या है, लेडी विद माइना बर्ड एंड पोर्ट्रेट शोइंग अ पोइट इन अ गार्डन। सो हैदराबाद, पेंटिंग इन हैदराबाद started with the foundation of Asaf Jahi dynasty by Mir Kumruddin Khan and Nizam ul Mulk in 1724 AD. Influence of the Mughal style of painting on the already existing early style of Deccan painting introduced by several Mughal painters who migrated to the Deccan during the period of Aurangzeb। अब देखें मुगल का इन्फ्लुएंस कैसे आया इस पे। जैसे हमने पढ़ा पहाड़ी में कैसा था, क्योंकि जो लोग पहाड़ों में जाके छिपे, आर्टिस्ट जो औरंगजेब के टाइम पे भागे और पहाड़ों में जाके छिपे, उन लोगों ने वहाँ पे जाके पहाड़ी स्कूल बनाया। अब वैसे ही जो लोग यहाँ से दक्षिण की तरफ चले गए तो उन्होंने वहां जाके वो डेक्कन स्कूल के अंडर उन्होंने काम किया, तो दक्षिणी चित्रकला मिनिएचर पेंटिंग। सो डेक्कन स्कूल में इनका इन्फ्लुएंस इस तरह से हमें दिखता है। अगेन हु माइग्रेटेड टू द डेक्कन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब and sought patronage there, was responsible for the development of various style of painting in the Deccan at Hyderabad and other centers। सो एथनिक टाइप कॉस्ट्यूम्स हैं, ज्वेलरी है, फ्लोरा एंड फौना है, लैंडस्केप, रिच कलर्स। एग्जाम्पल इसकी है प्रिंसेस इन द कंपनी ऑफ मेड्स। नेक्स्ट है तंजौर, अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग कैरेक्टराइज्ड बाय बोल्ड ड्राइंग, टेक्निक ऑफ शेडिंग एंड यूज ऑफ प्योर एंड ब्रिलियंट कलर्स।
flourished at Tanjore in South India during the late 18th century and 19th century AD. Example, wooden panel of early 19th century showing the coronation of Rama. So उनका राज तिलक का सीन यहाँ पे दिखाया गया है। अब अगर हमको डेक्कन करना है तो 16 to 19th century, जिस तरह से पर्शियन मैनरिज्म का इसमें इन्फ्लुएंस है, हम्पी लिपाक्षी मंदिरों के म्यूरल का है, उसके बाद इन पे वॉल पेंटिंग फ्रॉम साउथ का है और इंडिजिनस इफेक्ट है, तो ये इसका इन्फ्लुएंस हुआ। और सेम इसमें भी आप लिख सकते हैं, थीम्स वही हैं, हिस्टोरिकल हैं, रिलीजियस हैं, लिटरेरी हैं, और ये सब पेंटिंग्स इसमें 12 मासा ये सब बने हैं, और फ्लोरा एंड फौना तो बहुत ही बना है। और उसके अलावा बाय चांस आप सब स्कूल्स भूल जाते हैं, डिटेल नहीं आपको याद रहती, तो राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कि इस स्टाइल का काम है, तो भी आप लिख के जा सकते हैं, तो भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। जिन बच्चों को नेम्स या ये राजा महाराजाओं के नाम याद नहीं होते उनके लिए। सो कैरेक्टरिस्टिक जल्दी से पढ़ लेते हैं। लीनियर ब्यूटी, अगेन सेम पॉइंट, फाइन फ्लुएंट एंड रिदमिक लाइंस, कलर स्कीम रिच ब्रिलियंट, कंप्लीट हार्मनी, गोल्ड एंड सिल्वर हैव बीन यूज्ड इन आर्किटेक्चर, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी एंड वेसल। अब गारमेंट्स की बात करें, हाँ यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्दर्न और सर्दर्न दोनों स्टाइल के गारमेंट्स बने हैं, क्योंकि दक्षिण की तरफ गया, वहाँ का लोकल आर्ट भी आया। नॉर्दर्न आर्टिस्ट यहाँ से गए जो पहाड़ों से, मतलब आप मुगल की बात करें, राजस्थानी की बात करें, तो यही लोग, कुछ मुगल के आर्टिस्ट यहाँ से गए थे। सो इसलिए नॉर्दर्न सर्दर्न दोनों स्टाइल के यहाँ पे बना है। चोली, लॉन्ग पिग टेल एंड नॉर्दर्न कॉस्ट्यूम एंड एंड अप विद द ब्रेड्स एंड पेंडेंट्स और थोड़ा नथनी, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। प्रोफाइल फेसेस ही बने हैं, एक चश्मे फेसेस हैं और कहीं कहीं 1.5 चश्मे या 3/4 प्रोफाइल भी हैं, बट रेयर बने हैं। पर्शियन, यूरोपियन एंड टर्किश इन्फ्लुएंस, ये आप करेक्टरिस्टिक्स जो है ये आप उसमें ओरिजिन में भी लिख के जा सकते हैं। द पर्शियन इन्फ्लुएंस कैन बी सीन द हाई होराइजन, गोल्ड स्काई एंड लैंडस्केप, फ्लावरिंग प्लांट एंड अरेबिक पैटर्न ऑन द टॉप ऑफ द थ्रोन। ये इनका बहुत एक फेमस फीचर था, अक्सर हर पेंटिंग में दिखता है। यूरोपियन इन्फ्लुएंस केम इन रियलिज्म इन पोर्ट्रेचर, पर्सपेक्टिव ऑफ depth and distance, infusion of decorative elements या stylization. Mostly paintings are decorative. So इसमें भी ना paintings are decked up with flora and fauna, कि बहुत जैसे राग हिंडोला बना है तो झूला फूलों से भरा हुआ है और जगह जगह फूल पौधे अलग अलग तरह के, स्टाइलाइजेशन बहुत ज़्यादा है इन पेंटिंग्स में। रिच कलर, कॉस्ट्यूम्स, फ्लावर बेड्स सब बहुत अच्छे से डेकोरेटिव बनाए गए हैं। ऑर्नामेंटेशन, डेकोरेटिव ज्वेलरी विद स्टोन्स, कट ग्लास एंड गोल्ड लीफ वर्क, इस तरह का यहाँ पे ज्वेलरी हर तरह की बनाई गई है। सिमेट्री एंड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, ये भी इसका स्पेशल फीचर है। डिजाइनिंग पैटर्न है ज्योमेट्री एंड टेंड टू बी वेरी सिमेट्रिकल। इनकी कुछ पेंटिंग्स तो इतना ज़्यादा सिमेट्रिकल हैं कि आप सेंटर से काटें आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसा रेप्लिका है इन पेंटिंग्स का। जैसे एक डांसर्स इनकी पेंटिंग थी, अब तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो अगर आप उसको कहीं सेंटर से उसको डिवाइड कर देना तो आपको लगेगा डिट्टो वो सिमेट्रिकल उसका रेप्लिका है। ह्यूमन फिगर, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, ट्री, श्रब्स, फ्लावर्स, लीव्स, बोल्स्टर्स, कुशन, फोल्ड्स ऑफ गारमेंट्स हैव बीन मेजर्ड, प्लेसिंग, क्रिएटिंग वेरी एक्यूरेट एंड सिमेट्रिकल बैलेंस। सो ये एक इसका स्पेशल फीचर है। ह्यूमन फिगर, मेल्स जो बनाए हैं टॉल हैं, फेयर हैं, हाँ ये भी एक पॉइंट है। डेक्कन की जो फिगर्स हैं ना वो इलोंगेटेड हैं। बाकी स्कूल्स में हमने छोटी छोटी फिगर्स देखी हैं, लेकिन जब आप डेक्कन स्कूल की पेंटिंग्स देखेंगे ना तो आपको थोड़ा लंबी फिगर्स वो दिखती हैं। Emotionally charged male, women painted with cylindrical body, lovely faces, large wide open eyes, bold feature, broad forehead, long neck, triangular slanting waist and neatly curved figures. A very few of surviving Deccani paintings bear the painter signature, और ये भी एक डेक्कन का ही फीचर है कि इसमें हमें पेंटर्स के नाम नहीं मिलते हैं। सो इसीलिए आपने देखा होगा आपके सिलेबस में जो भी पेंटिंग है वो अननोन उसमें लिखा गया है। सो पहली पेंटिंग जो हमने पढ़नी है, चांद बीवी प्लेइंग पोलो, वेरी फेमस पेंटिंग, हर साल उसमें क्वेश्चन आता है इस पेंटिंग के ऊपर, अच्छे से समझ लें। चांद बीवी प्लेइंग पोलो, जिसको चौगान प्लेयर भी कहा जाता है। अननोन आर्टिस्ट, क्योंकि मैंने बोला उनके नाम हमें नहीं दिखते हैं इसलिए हमें नहीं पता है कि किस आर्टिस्ट ने बनाई है। सब स्कूल गोलकोंडा है, वाटर कलर पेपर, टेक्निक टेम्परा, कर्टसी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सो थीम एंड सब्जेक्ट मैटर, दिस इज द डिपिक्शन of a sport event in royal family.
चांद बीबी शोन प्लेइंग पोलो विद हर कंपेनियंस, ये चांद बीबी है जो व्हाइट घोड़े पे है और बाकी इसके कंपेनियंस हैं। दिस पेंटिंग प्रोवाइड व्यू टू द जनरल लाइफस्टाइल ऑफ द डेक्कन एंड डिपिक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ रॉयल वुमेन ऑफ दैट टाइम इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो बहुत तरह से इस पे क्वेश्चन आता है कि वो विमेन एम्पावरमेंट को कैसे शो करती है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट को कैसे शो करती है, पर्दा सिस्टम था तब भी लेडीज इस तरह से गेम्स खेल रही हैं, कैसे आपको लगता है, कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो स्पोर्ट्स के ऊपर बनी है। सो इस तरह से किसी भी तरह से मोल्ड होकर ये क्वेश्चन हमें आता होता है, तो आपको उसमें ये ही डेक्कन की पेंटिंग लिख के जानी है। सो इसकी अगर हम जल्दी से डिटेल देखें तो एक बार देखें 5 फिगर्स हैं, 1 2 3 4, 5th फिगर। 5th एज अ रेफरी या आप कहें कि गेम कंट्रोल करने वाली एक लेडी है, और पीछे रिसीडिंग प्लेन्स है, आप पीछे देखें बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ऊपर स्काई है, आगे लेक दिखाई गई है, एक्वेटिक बर्ड्स हैं, लोटसेस हैं, तो सब कुछ बनाया गया है इस पेंटिंग में। चांद बेबी प्लेइंग पोलो इज अ फेमस पेंटिंग फ्रॉम गोलकोंडा, शोन प्लेइंग पोलो विद हर 3 मेड्स। ये देखें 1 2 3, all 4 are sitting on horses and dressed in the colorful घाघराs and cholis. Chand Bibi is sitting on a white horse, shown taking on a polo ball with her bent posture. थोड़ा सा झुकी हुई है, आप देखें ये पोलो गेंद की तरफ, ये थोड़ा सा इसका झुका हुआ पोस्चर है। Horses are shown in action by their uplifted legs and hooves. तो ये एक्शन में दिखाए गए हैं, आप देखें भागते हुए। Painted in different colors. The perspective of the town is beautifully composed. A huge fort, numerous small and great buildings and trees scattered here and there. Foreground, lotus flower shown in the water lake and with 6 water birds. इसमें ये देखिए 1 2 3 4 5 6. In between the composition, a figure is shown who is directing the game. ये वाली lady. वेल बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन, आप ध्यान से देखें तो बहुत बैलेंस्ड एक कॉम्पोजिशन है। अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द पेंटिंग वाइट मार्जिन्स विद ग्रीन एंड येलो ऑकर हैव बीन शोन। ओहो, इसमें वो वाला पेंटिंग सॉरी मिस हो गया, इसमें यहाँ पे मार्जिन्स दिए हुए हैं। ओरिजिनल पेंटिंग आप देखना, ये क्रॉप हो गई है पेंटिंग यहाँ पे। सो कैलीग्राफी वर्क जो है तो ब्लैक इसमें मार्जिन्स हैं जहाँ पे कैलीग्राफी लिखी गई है। इन द मिडल ऑफ द मार्जिन येलो पार्ट हैज़ बिन डन कैलीग्राफी वर्क विद ब्लैक कलर इन पर्शियन स्टाइल। द पर्शियन इंस्क्रिप्शन द बैकग्राउंड चौगानबाजी चांद बीबी उसमें लिखा गया है। सो ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ की ये है, स्पोर्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ, टीम वर्क हेल्प्स टू अचीव गोल इन लाइफ। सो अगेन मैं कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। और वैसे भी देखें ना, डेक्कन है 5 नंबर का, तो 5 में से आपको आना ही आना है। इसमें तो हैं भी 2 पेंटिंग्स, तो दोनों में से कोई ना कोई तो आएगी ही आपको पेंटिंग पेपर में। हजरत निजामुद्दीन आलिया अमीर खुसरो, नेक्स्ट पेंटिंग अननोन हैदराबाद, वाटर कलर ऑन पेपर, टेम्परा, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अब ये पेंटिंग अगर हम देखें तो 2 सेंट्स की पेंटिंग है, हजरत निजामुद्दीन आलिया और अमीर खुसरो, ठीक है। ये वन ऑफ द रिनाउंड एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सूफी सेंट ऑफ 13th सेंचुरी ऑफ इंडिया। अमीर खुसरो वॉज हिज डिसाइपल, ये गुरु हैं, ये उनके शिष्य हैं, और वो भी एक रिनाउंड इंडियन पोएट और स्कॉलर थे। वेरी सिंपल पेंटिंग। सूफी हजरत निजामुद्दीन आलिया शोन लिसनिंग टू द सूफी सॉन्ग फ्रॉम हिज बिलवड डिसाइपल अमीर खुसरो, ग्रीन एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। अब इस पेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य सम्मान, गुरु शिष्य का आपस में प्यार, और उसके ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई है। सो अगर हमें कहीं पे भी टीचर डिसाइपल इस तरह का वर्ड पेपर में आता है स्टेटमेंट बेस्ड, तो आप समझ लेना इसी पेंटिंग की बात हो रही है, क्योंकि पूरे सिलेबस में और कोई पेंटिंग आपके टीचर या शिष्य या इस तरह के ऊपर नहीं है। सो ये हमेशा याद रखना। द सेंट इज शोन वेयरिंग अ ग्रीन ड्रेस, हेड गियर, सिटिंग engrossed in a beautiful garden. A yellow halo behind his head creates a sense of piousness, spirituality and glory. This Amir Khusro shown wearing a brown agrakha turban and red waistband. This one tree is shown laden with fruits and flowers. Amir Khusro is shown in profile while Hazrat Nizamuddin Alia 3/4 face. तो इनका ये 3/4 face दिखाया गया है, जबकि इसका साइड पोज दिखाया गया है इनका। This miniature expresses the soothing vibes of music and spirituality. Respect for your guide, केयर फॉर योर यंगर लर्नर एंड बिगनर, ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू में हम लिखेंगे। ट्रू गाइडेंस कैन लीड अस टू द राइट पाथ एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर आर्ट एंड टैलेंट। सो ये हमारा है डेक्कन की सेकंड पेंटिंग और लास्ट पेंटिंग। सो इसके साथ हमारे
मिनिएचर स्कूल्स ओवर होते हैं। सो हम अभी तक कवर कर चुके हैं यूनिट 1 एंड यूनिट 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी का जो हमने पढ़ा वो 2 यूनिट पढ़ चुके हैं हम, यूनिट 1 यूनिट 2 मिनिएचर स्कूल्स। अभी तक इतना पढ़ें तो वीडियो बहुत लेंथी ना हो जाए, तो नेक्स्ट जो पार्ट है यूनिट 3 वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आऊँगी। तब तक आप इतना तो पढ़ें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।